2019 में आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। आपको कंटेंट बनाना पड़ता था, तो आपको प्रॉपरली एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करना पड़ रहा था, एडिटर होता था आपके पास, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब एआई को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फेसबुक पे और टिकटॉक पे चीज़ खुद से ज़्यादा रिकमेंड होती है। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और कभी भी बंदा यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं जाता, वो या तो फिर इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है या फिर फेसबुक है। और लोगों को क्या लगता है कि यार आज हम एआई बेस्ड वीडियोज़ बनाएंगे, चैनल पे डालेंगे और हमारे चैनल को मोनेटाइज करके हम हज़ारों डॉलर बना लेंगे। अगर इतना ही आसान होता है यार, तो आज आप भी लाखों डॉलर कमा रहे होते। सही है, दुबई में बैठे हुए होते। पाकिस्तान में तो हमारे पास क्या इमेज बनी हुई है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम कुछ भी डाल देंगे और मोनेटाइज होकर वो कंटेंट हमें पैसे बनाना शुरू कर देगा और हम जो है वो रातों रात मिलियनर बन जाएंगे। मुझे ऊंचाइयों पे देख के हैरान है बहुत लोग, लेकिन मेरे पाँव के छाले नहीं देखे किसी ने। अब वो 4 साल पहले की मेरी क्या स्ट्रगल है, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की होंगी, किन किन दौर से मैं गुजरा हूँगा, वो किसी को नहीं पता। इवन इंडिया यूट्यूब ऑटोमेशन एजेंसीज हैं यार, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 40 मिनट की एक वीडियो है तो एटलीस्ट मैं 5-5 मिनट के बाद तो गैप दे सकता हूँ एक ऐड का। अब मैं 2-2 मिनट के बाद ऐड लगाऊंगा तो मेरा व्यूअर की जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ख़राब हो जाएगी। अब क्या किया हुआ है, रमज़ान में तो मैंने रिसेंट में एक लाइव ट्रांसमिशन कर दी थी। अच्छा, आओ भाई लाइव दिखाते हैं। तुम लोग को लगता है ना कि हम उसमें इंस्पेक्ट कर रहे हैं या ये ऐसे मामला कर, आज वो लाइव रिजल्ट दिखाते हैं हम आपको। फिर बाद में हमें पता चला कि यूट्यूब ने यूएस के अंदर जितने भी पॉलिटिक्स बेस्ड चैनल हैं जो कि लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, उन सबको टर्मिनेट कर दिया। उस बंदे ने हमें उस कोर्स में आके लाइव क्लासेस में बड़ी बड़ी बातें की। अरे यार, एक क्लिक पे $300 निकलेगा, एक क्लिक पे $600 निकलेगा, एक क्लिक पे $800 निकलेगा। चलो भाई निकलेगा। अच्छा, मैंने ही हमारे HOD के चैनल पे $600 एक दिन में बना के दिखा। वो भाई साहब खुश, पार्टियां चल रही हैं। पता चला नेक्स्ट डे ही चैनल बंद हो गया, चैनल ही गायब हो गया। भाई ये भी 2 नंबर तरीका है। ये कहाँ से 2 नंबर तरीका है यार? यूट्यूब की सर्टिफाइड कंपनी एक है, वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वाइज बोल रही है कि भाई मैं अपना 30% लूंगी और मैं आपको 70% दूंगा अपना। सही है ना? वो कंपनी आपको 70% दे रही है, 30% उस कंपनी का होगा। इसको हम कहते हैं TTT स्ट्रेटेजी, टाइटल थंबनेल थ्योरी। क्या बात है? टाइटल पहला, थंबनेल, थ्योरी आपका कंटेंट के अंदर जो हुक्स हुए हैं। 2019 के मिड से मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था। फेसलेस में मैं नहीं आया था। फेसलेस मैंने कोविड के बाद से स्टार्ट किया, लाइक कोविड के मिड में, 2020 के मिड में। मैंने अपना पहला $100 बनाने में मुझे कम से कम 1.5 साल लगा था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई क्या हाल है? मेरा नाम है एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सिकंदर। तो भाई सिकंदर भाई, रमज़ानों में बैक टू बैक पॉडकास्ट चल रहा है यार, अफ्तारी, सहरी, सारी चीज़ें में पॉडकास्ट करवा देता है ये। कभी सहरी में करा रोज़ों देता में तो नहीं करा पाता मैं यार, मतलब रोज़ा खोलते ही आ जाओ, सहरी से पहले आ जाओ, ये वाले पॉडकास्ट। देखो काम तो काम है ना, फिर बैक टू बैक जब चीज़ें करनी, और रमज़ान में मेरे ख्याल से करना ज़रूरी भी है यार। रमज़ान में तो वैसे भी टाइम ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा होता है, लोग कर लेते हैं। वैसे आज हमारे स्टूडियो में कौन आया भाई? यार एक बंदा है जो कोर्स बेचता है। पैसे लेते हैं वो भी पैसे लेता है। अच्छा। मसला ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमारे स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है ना, वो यंगस्टर्स के लिए ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो यंगस्टर्स उसको देखें तो वो बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं, क्योंकि वो अपनी यूट्यूब एक्सपर्टीज़ अगर हमारे साथ आज शेयर करेगा, और आप लोग अगर ये पॉडकास्ट पूरा कंप्लीट देखेंगे तो ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है उसका नाम है मोहम्मद अवैस करनी। मॉक के नाम से मशहूर। तो आप और वो मोबाइल दे रहे हैं अपने भाई को। क्या हाल है अवैस साहब आपके? कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम आपसे नॉर्मल सवाल पूछते हैं कि यार कैसे चल रहा है आपका रमज़ान, रोज़े वोज़े कैसे जा रहे हैं और क्या मसरूफियात है रमज़ानों में आपकी? सबसे पहले तो आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा है और आपने तो मुझे एक्सपोज कर दिया है, कोर्स सेलर बोल दिया आपने मुझे। देखें, पाकिस्तान में है हर कोई कोर्स सेलर है, लेकिन हमारी आवाम को हमने ये बताना है कि कौन सा बेस्ट है, किस से हमें कोर्स लेना चाहिए, किस से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बेच तो हर कोई रहा है।
मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो इसका मतलब मैं बेस्ट हुआ ना। एग्जैक्टली, तो तो मेरा course इंसाइक्लोपीडिया देखिए मैंने आपकी दूसरे एंगल इसने जो बात की मैंने उसको आगे बताया कि यार आपसे सीख सकते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो बेच रहे हैं वो उनकी तरह बेच रहे हैं, फैमिली व्लॉगर्स की तरह जिनको एल्गोरिदम भी बोलना नहीं आता। लेकिन तो ये वाली चीज़ है कि यार आप हमारे बेस्ट चॉइस हैं, इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं और मुझे यकीन है कि आप जो अपनी एक्सपर्टीज़ यूट्यूब के बारे में आज शेयर करेंगे उससे आवाम को जरूर फायदा होगा, खास तौर पे वो यंगस्टर्स जो आपको जो आजकल ऑनलाइन पता ही है, मतलब पैसिव इनकम के लिए यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं, लोग एक्टिव इनकम की तरफ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो आपको पैसिव इनकम के छोटे छोटे पौधे लगाने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो वो किस तरह होते हैं, लोग अमूमन कोर्स ले लेते हैं लेकिन फिर वो उस पर काम नहीं। हमारी आवाम ना लेज़ी भी बहुत है, डू यू थिंक ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, लेज़ी हमारी आवाम ज़्यादा है। और एक चीज़ का ट्रेंड अगर चलता हुआ नज़र आता है तो बस ये है कि इसको हम किसी तरह सीख लें और सीख के फिर उस पर एग्जीक्यूशन किसी चीज़ की नहीं होती है। हमारे पास तो डेली के लाइक मैसेजेस आते हैं, हम इवन के अपने फ्री कोर्सेज भी अगर किसी को दे रहे हैं फिर उनसे आके पूछें भाई क्या पहुँचे आप, कितने चैनल स्टार्ट कर लिए, क्या वर्किंग प्रोग्रेस है, तो कोई उसके बाद वो नहीं होता यार हम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये है ऐसी चीज़ जो टाइम लेती है। कंटेंट क्रिएशंस हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें। इस वक्त मेरा यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाने से भी ज़्यादा जो मोटिव है ना वो ये है कि जो मेरे एज के लोग हैं उनको मैं किसी तरह ये समझा दूं कि एक ज़िम्मेदारी का जो एहसास होता है वो क्या चीज़ है। समझ गया। अब वो पैसे फिर आप यूट्यूब से बनाओ या किसी भी उससे अर्निंग करो आप इनकम स्ट्रीम से, मेन ये चीज़ है कि ज़िम्मेदारी का एहसास आप ये मैटर करता है। आपको क्या लगता है कि आपने वैसे 2018-19 में आपने बताया एक पॉडकास्ट में कि यूट्यूब आपने करना स्टार्ट किया था, तो आपको क्या लगता है उस टाइम से अब जो 2025 का यूट्यूब है उसमें क्या आपने देखा कि यार अब क्या चेंज आ गया है उससे लेके आज तक? 2025 का यूट्यूब जो क्रिएटर्स अब आ रहे हैं यूट्यूब पे उनके लिए क्या होना चाहिए कि यार वो क्या करें तो वो एक अच्छा क्रिएटर बन सकता है? अच्छा, इससे पहले ना मैं थोड़ा सा एक और चीज़ पे जाता हूँ, ये इसका जवाब दिएगा, लेकिन एक चीज़ ना पाकिस्तान में जैसे अभी यूट्यूब पे ना मोस्टली मैं एक ना बंदे को देख रहा हूँ, 18 डेज फार्मूला। आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस कि ये क्या है स्ट्रक्चर। अच्छा, वो इतनी आपने शायद देखी होगी, एड्स वगैरह चल रही होती है, एड्स वगैरह चल रहे होते हैं। ये वही है जो मतलब ऑटोमेशन से रिलेटेड ही है। और ये मेरी एक्सपीरियंस जो मैं 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, 18 दिन में ऐसा क्या बंदा सीख लेगा? जो मुझे एक सवाल है कि जो क्या कहते हैं, मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अभी तक एल्गोरिथम को पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि एल्गोरिथम वक्त के साथ चेंज हो रहा है। आपको नहीं पता होता क्या चीज़ वर्क करेगी क्या चीज़ नहीं वर्क करेगी, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। 18 दिन का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। क्या बेच रहे हो? 18 डेज फार्मूला है तो वो ऐड भी तो चला रहा है ना। हाँ, तो जाहिर है फिर वो उसके पीछे कोई ना कोई कोर्स ही होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो मैंने आज तक कभी भी अपने इंस्टा वगैरह पे अपनी चीज़ को बेचने के लिए कभी भी ऐड नहीं चलाई। समझ गया। ना मैंने कभी किसी इन्फ्लुएंसर को वो किया हो कि यार आप मेरी इस प्रोडक्ट की या कोई मैंने टूल बनाया हुआ तो उसकी प्रमोशन कर दें। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर एक चीज़ मेरी है, लाइक मैंने कोई टूल बनाया है, अभी रिसेंट में मैंने एक टूल भी क्रिएट किया यूट्यूब के हवाले से ही, तो उसकी जितनी भी प्रमोशन है ना वो मैं खुद से करूँगा ना, क्योंकि वो मेरी चीज़ है ना और मैंने उसको बनाया है तो मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं उसको बता सकता लोगों को कि उस टूल में काम क्या हो रहा है। समझ गया। तो ये चीज़ अब 18 डेज़ फार्मूला एड्स वगैरह देखी है मैंने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैंने पर्सनली उसको इतना ज़्यादा कोई गो थ्रू नहीं किया है कि वो क्या चीज़ है और होगा कोई फार्मूला। भाई देखें यूट्यूब पे ट्रिक्स बहुत चलती हैं। अब जैसे कि आपने सवाल किया ना कि 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था और आज 2025 चल रहा है, 2019 में यूट्यूब था बहुत ज़्यादा मुश्किल इन टर्म्स ऑफ, मैं अगर फेसलेस चैनल्स की बात करूँ पाकिस्तान में 2019 में आपने कभी भी ऑटोमेशन टर्म भी नहीं सुनी होगी। समझ गया कि यूट्यूब ऑटोमेशन एग्जैक्टली क्या होती है। 1-1.5 साल में ही उठ के आई है। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। फेसलेस चैनल्स क्या होते हैं, आज भी इवन के इस स्किल की इतनी कोई डिमांड, लाइक पाकिस्तान में लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। हम किसी को बोलते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन हम करते हैं तो बोलते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होती है, वही जो चैनल चलाते हैं वो तो उसको यूट्यूब ऑटोमेशन थोड़ी कहते हैं, वो तो यूट्यूबर भी चला रहे हैं। समझ गया। वो यूट्यूबर चला रहे हैं तो वो ठीक है, वो पाकिस्तान में। अच्छा, यूएस बेस्ड फेसलेस चैनल चलाने के लिए क्या हमें यूएस में जाके चैनल बनाना पड़ेगा, क्या हमें वीपीएन कनेक्ट करके चैनल बनाने पड़ेंगे? ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। आपके कंटेंट से आपका चैनल चलता है, आपकी लोकेशन चैनल की क्या है दैट डजंट मैटर। और 2019 में आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, आपको कंटेंट बनाना पड़ता था तो आपको प्रॉपर्ली एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करना पड़ रहा था, एडिटर होता था आपके पास, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब एआई को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था।
हाँ, अब तो इवन खैर, के 2024 के मिड से यूट्यूब ने ना अपनी पॉलिसीज चेंज करी, अल्टर्ड कंटेंट का एक सीन डाला, येस और नो वाला, Yes or no, yes, कि आप अपने हाँ। कंटेंट को व्यूअर तक पहुंचाओ, अगर पहुंचा रहे हो तो आप उनको खुद बता दो कि आपका कंटेंट एआई बेस्ड है या एआई बेस्ड नहीं है, उसको येस कर दो अगर वो एआई है, तो आपके व्यूअर को खुद से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये एआई कंटेंट मैं वॉच कर रहा हूँ। हम 2019 में जब कंटेंट बनाते थे और जब हमारे पास इतनी ज़्यादा कॉस्टें भी लगती थी, क्योंकि एक ह्यूमन बेस वॉइस ओवर आर्टिस्ट बैठ रहा है आपके पास, वीडियो एडिटर बैठ रहा है, उन पे कॉस्टिंग्स लगती थी। अब हमारे काम इन एआई टूल्स की वजह से आसान हो गए। अब मसला ये आ गया है कि इन एआई टूल्स की वजह से हमारे काम तो आसान हो गए, लेकिन यूएस का जो व्यूअर है वो एक तरीके से प्रोफेशनली उस चीज़ को देखते हैं। देखें, यूट्यूब एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली। यूट्यूब पे आपको इंटरटेनमेंट से भी ज़्यादा ना बंदा सर्च करके एक चीज़ को देखता है, और उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। फेसबुक पे और टिकटॉक पे चीज़ खुद से ज़्यादा रिकमेंड होती है। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और कभी भी बंदा यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं जाता, वो या तो फिर इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है या फिर फेसबुक है। यूट्यूब पे इंसान आता ही कोई चीज़ रिसर्च करने के लिए, कोई एजुकेशनल कंटेंट या फिर कोई चीज़ सीखने के लिए आता है। अब जैसे कि यूट्यूब जो है उसका सर्च पे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, जो सर्च बेस पे ट्रैफिक आता है। यूट्यूब भी वीडियोस को रिकमेंड करता है, थंबनेल का इसमें बहुत बड़ा गेम होता है। अब एआई कंटेंट जब हम पहले जैसे अभी भी आज पोस्ट करते हैं ना, तो व्यूअर के उसमें कमेंट्स आते हैं कि इट्स टोटली अ एआई बेस्ड प्रेजेंटेशन, आपने इसको टोटली एआई से बनाया हुआ है, जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। और लोगों को क्या लगता है कि यार आज हम एआई बेस्ड वीडियोस बनाएंगे, चैनल पे डालेंगे और हमारे चैनल को मोनेटाइज करके हम हज़ारों डॉलर बना लेंगे। ऐसा नहीं है। यूट्यूब इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। यूट्यूब आपको ये कह रहा है कि आप एआई से हेल्प ले सकते हो, ये नहीं कह रहा कि आप 100% एआई को ही डाल दो। अगर इतना ही आसान होता यार तो आज आप भी लाखों डॉलर कमा रहे होते, सही है, दुबई में बैठे हुए होते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होता। मुझे तो खैर लाखों डॉलर तो नहीं, लेकिन हम भी देखें आज इस पे पहुँचे हैं तो 5 या 6 साल की स्ट्रगल है ना उसके पीछे। इजी तो नहीं है कि यार एआई पे मैंने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया और मैं उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से वीडियोस बना लूँ और मेरा चैनल बिल्कुल टोटली ऑटोमेट चल रहा है। और चैनल्स ग्रो होने में भी टाइम लगता है, ये नहीं कि आपको एक महीने में सक्सेस मिल जाए। आप लोग भी ज़्यादा चैनल रन कर रहे हैं, सो आप लोगों को उसके एल्गोरिथम्स का, एक फंडामेंटल्स का, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उन सब का आइडिया है कि यूट्यूब पे अगर आगे निकलना है तो हमें क्या स्ट्रेटजीज डालनी है जिससे हम इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। वो कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, कौन सा कीवर्ड्स हैं? थंबनेल है, थंब फार्मूला हम इसको कहते हैं। ये थंब फार्मूला स्ट्रेटजी होती है। टाइटल चेंजिंग आप कर रहे हो, आप वीडियो पोस्ट करते हो तो एक बार टाइटल आपने लगा दिया वो आपकी सक्सेस नहीं है। उसको ग्रो करना है, मल्टीपल बार उसके टाइटल चेंज करो, थंबनेल उसके चेंज करो, उसको A/B टेस्टिंग पे लगाओ। तो ये सब स्ट्रेटजीज़ हैं। ये स्ट्रेटजीज़ आपको इस तरह यूट्यूब पे बहुत कम ऐसी मिलेंगी जो आपको कोई समझा रहा होगा। ज़्यादातर गोरा बंदा ही मिलेगा आपको। US बेस्ड जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको ये चीज़ें बता रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो हमारे पास क्या इमेज बनी हुई है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम कुछ भी डाल देंगे और मोनेटाइज होकर वो कंटेंट हमें पैसे बनाना शुरू कर देगा और हम जो है वो रातों रात मिलियनर बन जाएंगे। तो यहाँ पर जाहिर है यही मसला है इस मुल्क में कि लोगों को शॉर्ट सक्सेस चाहिए, इजी मनी चाहिए, इजी मनी चाहिए। अवेस मोस्टली लोग बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट पे आते हैं और बात करते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, ये चीज़ कर लिया। लोगों को लगता है यार ये मेरे ख्याल से ऑब्वियसली लोग ये सोचते होंगे यार पता नहीं इसने कैसे ये क्रैक कर लिया। आपको फेलियर भी हुए होंगे, आपने जब एक्सपीरियंस ड्यूरिंग वर्किंग, जब ये ऑटोमेशन आपने कहा 2019 में आपने पहली बार नाम सुना या आपने उस पर वर्किंग स्टार्ट करी, आपने बताया दूसरे पॉडकास्ट में भी आपने बताया कि आपने किस तरह स्टार्ट किया। लेकिन मुझे ये चीज़ जानना है कि कितनी बार फेल हुए इस चीज़ को क्रैक करते हुए, क्योंकि स्ट्रगल कोई नहीं जानता। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अक्सर अपने जब अकेला बैठा हुआ होता हूँ ना, और कभी मुझे, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स भी हमें सोशल मीडिया पे आते हैं कि यार तुम्हें रातों रात सक्सेस मिल गई, तो मेरे दिमाग में ना एक कोट आता है जो मैंने खुद भी कहीं सुना था कि मुझे ऊंचाइयों पे देख के हैरान है बहुत लोग लेकिन मेरे पाँव के छाले नहीं देखे किसी ने। अब वो 4 साल पहले की मेरी क्या स्ट्रगल है, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की होंगी, किन किन दौर से मैं गुजरा हूँगा, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो पूरी कोई फ्रेम नहीं है किसी के भी सामने। लेकिन वो चीज़ मुझसे बेहतर भी कोई नहीं जानता कि यार मैंने उन चीज़ों को किस तरह फेस किया है। बात यह है कि फेलियर्स बिल्कुल हैं, और मैं आज भी अगर कहूँ तो मैं समझता हूँ कि मैंने इस वक्त भी कोई ऐसी चीज़ अचीव नहीं की है जो मेरे गोल्स मैंने प्लान किए हुए हैं। उसमें से मैंने क्या 50 चैनल चलाना कोई वो है कि मैंने एक गोल अचीव कर लिया। आगे तक मुझे ज़ाहिर है उस चीज़ को और बिल्ड करना है। मेरी वो है कि बड़े से बड़े ऐसे टूल्स हों जो मेरे लाइक बनाए हुए हों, और स्पेशली इन द मोनेटाइजेशन फील्ड, चाहे वो फेसबुक हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, वो इतना आसान कर दे कि ठीक है लोगों के पैसे उसमें बनना स्टार्ट हो जाएं
और लोगों से पहले ज़ाहिर है इंसान अपना फ़ायदा देखता है। एग्जैक्टली। हम कोई फाउंडेशन खोल के तो नहीं बैठे कि हम लोगों के लिए हर चीज़ आपको करें। फायदा होगा तो फिर आप लोगों को भी फायदा देते हो। पहले अगर इंसान अपना फ़ायदा देखता है, फिर दूसरों का फ़ायदा देखता और है। ये हमारा इस्लाम भी कहता है, जो लोग कहते हैं ना कि यार मतलब अगर एक रोटी है तो आप पहले आधी रोटी अपने लिए लो, बिल्कुल ऐसा फिर ही। आधी रोटी किसी दूसरे को दो। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ये तो है, नेचर है हर अच्छा, किसी। इसको मैं थोड़ा सा ना बेसिक सवाल पूछ लेता हूँ ताकि व्यूअर्स को आसानी हो जाए, क्योंकि आपने स्टार्ट में कहा कि लोगों को ऑटोमेशन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, वो समझते हैं बस चैनल खोल लिया, अब अगले दिन $1 लाख यूँ कमा लिए मैंने और अमीर हो गए। तो यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली है क्या और ये काम कैसे करता है? या देखें, यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों को भी आइडिया होगा कि यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो पोस्ट करते हो और आपका चैनल मोनेटाइज है और वो स्टिल वायरलिंग उस पर है, फेज़ में है, वो 10 साल बाद भी अगर व्यूज़ गेटअप कर रही होगी तो आपको पैसे उसके स्टिल मिल रहे होते हैं। एक वीडियो की अर्निंग तब तक हो रही होती है जब तक वो उस पे डीमोनेटाइज ना हो या कुछ, जब तक उस पे व्यूज़ आ रहे हो। सही है, ये भी उस पे वो वायरल पे हो या आपका चैनल तो खैर मोनेटाइज ही है ना। तो जितने भी फेसलेस चैनल्स हैं, या इवन कि ये चीज़ तो पाकिस्तानी चैनल पे भी है कि भाई जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनकी जो पहले की वीडियोस हैं जिन पे आज भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो यूट्यूब पे उनको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। कि मैं समझता हूँ आज कुछ ऐसे चैनल्स हैं, मतलब बहुत से ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो आज अपनी वर्किंग छोड़ देना यूट्यूब पे, तो वो इजीली बैठे बैठाए भी एक अच्छी इनकम निकाल सकते हैं। हाँ, जिनके मिलियंस में व्यूज जिनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, कुछ daily कोर्सेज contents हैं, जैसे GFX मेंटोर मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान में एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिसको जरूरत नहीं है बार बार कंटेंट पुश करने की, क्योंकि उसको व्यूज आते रहते हैं। यस, देखें जो नया बिगनर है वो डिज़ाइनिंग सीख रहा है एग्जैक्टली या सीखनी है, तो वो सबसे बड़ा चैनल उसके पास है, एग्जैक्टली। वो देखेगा और उनको तो पैसे मिल रहे हैं जो इसके मेन जो क्रिएटर हैं, ठीक है, इमरान अली दीना साहब, उनको पैसे मिल रहे हैं स्टिल, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी यही सिनेरियो, तो इस चीज़ को कहते हैं ऑटोमेशन। यस, ऑटोमेशन का ये मतलब नहीं है Faceless कि channel मैं है। फेसलेस चैनल पे चले जाऊँ तो मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ। भाई आप यूट्यूब चला रहे हो, आपने प्रॉपर उस चीज़ को चलाया है, अब आप पाकिस्तान में चलाओ, इंडिया में चलाओ, बांग्लादेश में चलाओ, US में चलाओ, वो मेन चीज़ मैटर करती है कि आप उसको ट्रेडिशनली चला रहे हो या फेसलेस चला रहे हो। अब आप लोग का जो कंटेंट है वो ट्रेडिशनली उसमें आता है, हम अपना फेस दिखा रहे हैं ना इसके अंदर, हमारे वॉइस ओवर्स तो नहीं चल रहे। फेसलेस चैनल्स के अंदर क्या होता है कि US में फुटेजेस कंटेंट चलते हैं। आप एक चीज़ जैसे कि कोई चीज़ बताना चाह रहे हो किसी नीश में, अब वो कार्ड्स है, एनिमल है, क्रिप्टो है, क्राइम है, उनका फुटेज कंटेंट बनता है। फिक्शनल स्टोरीज़ आपने डालनी है तो आप उसकी ज़ेम टीवी जैसे फुटेज चल रही होती है ना, वो उसका क्रिएटर खुद तो सामने नहीं आता, या आपको नहीं पता पीछे वॉइस ओवर कौन कर रहा है, अब वो AI बेस्ड हो रहा है या रियल हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कौन कर रहा है, कोई बंदा खुद से सामने नहीं आ रहा उन चैनल्स में। और ऐसे चैनल्स को रन करने में भी इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं यार, जिसपे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है ना वो काम हो रहा है। मुझे पाकिस्तान का इतना वो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में भी खैर जो चैनल्स हैं, जो इवन के जो आजकल के यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने भी ये फेसलेस चैनल US में चलाना शुरू कर दिए हैं, जो लोगों को शायद नहीं पता। यार कोई बंदा सामने नहीं आता। उसका देखिए सिंपल रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में अर्निंग यूट्यूब नहीं देता है इतनी। बहुत कम RPM आपको मिलता है आपकी वीडियोज़ में। आपको क्या ही RPM है, सेंट्स में या $1 $2 यार। आप US में काम करो, आपको $10 से $15 RPM मिलता है 1K व्यूज़ पे। आप अंदाज़ा तो लगाओ कि आप अगर 10,000 व्यूज़ या 1 लाख व्यूज़ निकाल लेते हो तो आपकी एक एक वीडियो आपको कितना पैसा बना के दे रही है। अब लोग इसमें भी कहते हैं कि भाई ये 10,000 व्यूज़ लेके भी तो आना एक बड़ा टास्क है ना। बिल्कुल है। तो भाई उस चीज़ में ज़ाहिर है प्रॉपर पूरी वर्किंग है ना, पूरा टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको ये ना 3rd क्लास कंटेंट भी उठा के डाल दो यूट्यूब पे, वो भी चलना शुरू हो जाएगा। पहले ये चीज़ें देखें होती थी, आप अभी भी देखें ना तो ऐसे चैनल्स आपको दिखेंगे जिसमें कोई थंबनेल नहीं होता, कोई टाइटल फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। तो वो चैनल चल ही उस फॉर्मेट पे रहा है ना, उस पे हर एक जो चैनल पे उस कंटेंट पे उस वीडियो पे ऑडियंस सेट हो चुकी है उस कंटेंट को देखने के लिए। अब जैसे मेरे जैसा नया बंदा आएगा तो मैं अगर उस चैनल को ऑडिटिंग पे देखूं तो मैं बोलूँगा यार इसने तो थंबनेल ही नहीं लगाया हुआ, टाइटल ही नहीं लगाया हुआ, तो ये कमा कैसे रहा है पैसे। सारी चीज़ें मेन वर्क करती हैं। लाखों करोड़ों चैनल्स हैं यार यूट्यूब पे, हर बंदा इस वक्त पता नहीं कितने कितने चैनल्स मैनेज कर रहा है। पाकिस्तान में तो इसका बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं इस वक्त कुछ भी काम नहीं हो रहा यूट्यूब के अंदर, जो मैं फेसलेस की बात बता रहा हूँ। आप US की मार्केट टच कर लें, दुबई में आपको इतने क्रिएटर्स मिल जाएंगे। इवन इंडिया यूट्यूब ऑटोमेशन एजेंसीज हैं यार जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैंने भी रिसेंट में क्राइम चैनल्स स्टार्ट किए थे, स्टोरी टेलिंग, उस पर मैंने फेसलेस मैंने इस पर सोचा कि यार हमारे पाकिस्तान में जो ड्रामा आते हैं ना, ये बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं,
इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, इन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। मैंने सोचा यार इन्हीं स्टोरीज़ को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके बनाते हैं, एक एपिसोड टाइप। हाँ, एक तरह से एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा आइडिया। हाँ, अब मैंने उस पर स्क्रिप्टिंग भी लिखना शुरू करी। फिर ज़ाहिर है स्क्रिप्टिंग जब लिखते हो आप तो आप कंटेंट को प्रमोट कैसे करना है, उस कंटेंट के अंदर किन कैरेक्टर्स को बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें ज़ाहिर है पूरी एक रिसोर्स बैठती है। अब मेरा भी ज़ाहिर है काम अगर स्क्रिप्टिंग का नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ट्राई करने के लिए मैंने स्क्रिप्टिंग लिखना भी शुरू कर दी। समझ गया। वो चीज़ को मैंने ट्राई किया। फिर मैं डिज़ाइनर को कॉल करके बोल रहा हूँ भाई थंबनेल मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, इसमें ये कैरेक्टर ऐसे उसको देख रहा हो, ये कलर फॉर्मेट हो। कलर फॉर्मेट भी मैटर करता है हर वो चीज़ के अंदर। ये नहीं कि आपने गोले गंडे डाल दिए अपने थंबनेल में और वो चीज़ चलना स्टार्ट हो गई। आपने कलर फॉर्मेट में येलो या ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखना है, वाइट या ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखना है, रेड या वाइट का रखना है क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग है। और फिर आपने इस कैरेक्टर को ऐसा करना है कि वो उसको देख रहा हो, ये सब थंबनेल में आपको दिखाना है। टाइटल तो फिर बात की चीज़ है। फिर टाइटल फाइनलाइजेशन हो रही है, स्क्रिप्टिंग में क्या हो रहा है, फिर उसका वॉइस ओवर कौन करेगा। अच्छा, अब उसमें जो कैरेक्टर का जो मेल वर्जन है उसका वॉइस ओवर अलग होगा, फीमेल वर्जन का अलग होगा, पूरा प्रोडक्शन गैप बैठता है। ये चीज़ मैंने ट्राई की थी बांग्लादेश की टीम के साथ। बांग्लादेश में हमारे पास 2-3 लड़के हैं जो स्पेशली हमारे साथ मिल के काम करते हैं। उन्होंने भी हमें ही देख के काम किया था, बट उनका वर्जन थोड़ा डिफरेंट है। वो काम करते कॉपीराइट पे, ओरिजिनल पे नहीं करते। हमने उनके साथ ये चीज़ ट्राई की और कोई ख़ास एजन सच इतना अच्छा तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कहूँगा कि उसमें मिला। 15, 20, 25 हज़ार की व्यूअरशिप हमें उसमें टारगेट हुई। बट हमें उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे RPMs बहुत इंक्रीज़ हुए थे, क्योंकि वी नो के इंक्रीज़ RPM आप अपने यूट्यूब के कैसे कर सकते हो। RPM मतलब होता है जो आपको 1 के व्यूज़ पे पैसा मिलता है। एक तो CPM होता है जो यूट्यूब लेता है, जो एडवर्टाइजर यूट्यूब को ज़ाहिर है वो मतलब मिल रहा होता है, तो वो कैलकुलेटेड आपको बता देता है। फिर वो 45% डिडक्ट करके 45% उसमें यूट्यूब का होता है, 55% क्रिएटर का होता है। वो फिर पूरा प्रोसेस चलता है। फिर हमने 25,000 व्यूज़ से ही $100, $150, $200 के रेवेन्यूज़ निकाले। 25,000 व्यूज़ से, 100-150। तो उसका फ़ायदा हमें क्या हुआ अब मैं आपको बताता हूँ। 25,000 व्यूज़ है एक 35 से 40 मिनट की वीडियो पे। उसमें हमने असाइन कर दिए मिड रोल एड्स। ठीक है, मिड रोल एड्स मतलब कि आपने गैपिंग से एड्स डाल दिए। एक होता है कि यूट्यूब खुद से एड्स प्लेस करता है, एक होता है कि आप ऑटो एड्स प्लेस करते हो। वहाँ पर एड ब्रेकआउट्स का ऑप्शन होता है, आपने जाके वहाँ पर एड पे असाइनिंग की, 4 मिनट के बाद एक ऐड, फिर 4 मिनट के बाद एक ऐड, तो आपकी एक वीडियो के अंदर तकरीबन 10 ऐड आपने लगा दिए। अच्छा, ये इम्पैक्टफुल होता है अगर क्रिएटर मैन्युअली ऐड करे या यूट्यूब अगर ऑटोमेटिकली कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है या मैन्युअली ऐड करना ज़्यादा बेहतर? मैनुअली तब आप करें जब आपको अपने RPM को ग्रो करना है। देखो, एक तो होता है कि यूट्यूब आपको दे रहा है $5 का RPM, वहाँ आप कह रहे हो मैं 25,000 व्यूज़ पे $5 के RPM का क्या करूँगा, मुझे 1 के व्यूज़ $5 मिल रहा है, 10,000 व्यूज़ पे मुझे $50 मिल जाएगा, तो मेरी तो इस वीडियो ने कमाया ही $100। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा RPM $5 के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा हो। सही है। तो यूट्यूब को फ़ायदा किस चीज़ से होगा? एड से। सही है। मैंने मिड रोल एड्स असाइन कर दी। जो मेरा $5 का RPM था वो मेरी ज़्यादा एड्स की हेल्प से अब उसमें व्यूअर की इरिटेशन भी है। व्यूअर बोलेगा कि भाई बार बार ऐड आ रही है, व्यूअर इरिटेट हो रहा है उसमें। यही चीज़ के कितना बैलेंस रखना है, कितना बैलेंस रखना है। अब 40 मिनट की एक वीडियो है तो एटलीस्ट मैं 5-5 मिनट के बाद तो गैप दे सकता हूँ एक ऐड का। अब मैं 2-2 मिनट के बाद ऐड लगाऊंगा तो मेरा व्यूअर की जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ख़राब हो जाएगी, मेरा AVD गिर जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा बार बार ऐड आ रही है यार, हटाओ इस वीडियो को, नहीं देखना है। अगर 20 मिनट का तो 4 मिनट कर सकते हो। हाँ, 3 मिनट, इस तरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप $5 के RPM से उसको ले जा सकते हो 8, 10 या $12 पे। इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन आप थोड़ी बहुत इंक्रीजिंग कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी होती है RPM को इंक्रीज़ करने की मिड रोल एड्स की हेल्प से। हम आज अपने फेसलेस चैनल्स पे चीज़ करते हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस होती हैं ना, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, उस पर हम मिड रोल एड्स लाजमी डालते हैं। और हमें एट अ टाइम क्रिप्टो निशेस के अंदर $40, $50 के भी RPM आए। और हाईली मैं आपको बताऊं तो $150-200 के भी RPM हमें आए हैं। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ मिड रोल एड्स की वजह से नहीं। क्रिप्टो एक ऐसी नीश है जो कीवर्ड की रैंक पे भी चलती है। अर्न मनी ऑनलाइन एक ऐसी नीश है जो एक कीवर्ड की रैंक पे भी चलती है, जिसका इतना ज़्यादा सर्च टर्म अच्छा है तो उस पर आपको सिर्फ इतने पैसे मिल रहे होते हैं। तो आप यकीन अगर करें तो 1 या 2,000 व्यूज़ पे भी हमने एट अ टाइम $50-60 निकाले हैं। ज़बरदस्त यार। और वो ऑर्गेनिक सारा काम, कोई हमने CPM काम नहीं किए, क्लिकिंग नहीं दी हमने, इनवैलिड कोई, ये सारे काम भी हिट है ना। आज भी हम कोई वीडियोस डालते हैं कि यार हमने इतने RPM से इतने पैसे बना लिए इतने व्यूज़ से, तो लोग हमें उसमें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि यार
इतने व्यूज पे तो यूट्यूब पैसे ही नहीं देता। हाँ, आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हो या लगा स्क्रीनशॉट है, प्रूफ देना पड़ता है ना, प्रूफ देना पड़ता है। तो मैंने इसमें अब क्या किया हुआ है, रमज़ान में तो मैंने रिसेंट में एक लाइव ट्रांसमिशन कर दी थी। अच्छा, आओ भाई लाइव दिखाते हैं। तुम लोग को लगता है ना कि हम उसमें इंस्पेक्ट कर रहे हैं या ये ऐसे मामला कर, आज वो लाइव रिजल्ट दिखाते हैं हम आपको। लाइव रिजल्ट आपने देख लिए, हम उसमें आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें करके दिखा रहे हैं। अब बताओ अब क्या करना है। तो जिसको आप ट्रोल कर रहे थे फिर आपने उसी को बाप बना लिया। समझ ये गया। चीज़ है। ये अच्छा, ये हाँ, जो है ये scenario। उड़ते सूरज को तो हर कोई सलाम यार करता है। एक चीज़ मुझे ये बताओ, आपने एक दो चीज़ें तो बहुत अच्छी क्लियर कर दी, क्योंकि लोग ये समझते थे ऑटोमेशन सिर्फ फेसलेस का ही नाम है। हाँ। मतलब ये क्योंकि ना ऑटोमेशन जो है ना, ये अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है ना इसके बारे में, क्योंकि आप जैसे बहुत कम ही लोग होंगे जो पाकिस्तान में इसके ऊपर काम कर रहे हैं या लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। सबसे पहले आजकल की जो जनरेशन है वो सिर्फ व्लॉगिंग देख रही है। हर बच्चा अपने घर में कहता है कि यार मुझे क्या करना है, मुझे व्लॉगर बनना है और इससे पैसे कमाने। तो आप ज़रा मुझे सिर्फ ये बताओ कि एक बिगनर है अगर फॉर एग्जांपल, पहले तो उसको क्या नीश सेलेक्ट करनी चाहिए अगर उसको यूट्यूब स्टार्ट करना है, ऑटोमेशन फेसलेस हो या नहीं हो, तो वो क्या नीश के ऊपर काम करे जिससे, और वो कितने पैसे कमा सकता है? मतलब एक बंदा यूट्यूब से आज के दौर में ऑटोमेशन के थ्रू कितने पैसे जनरेट कर सकता है यार, एक बिगनर? देखिए, अगर किसी को एक अच्छी नीश की तरफ जाना है ना, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ कहता हूँ कि नीश हमेशा रिसर्च उस पॉइंट पे की जाती है कि मेरे को उस चैनल को स्केल कहाँ तक करना है। एक नीश चलती है 6 महीना भी, एक नीश 2 साल भी चलती है और एक नीश 5 साल भी चलती है और एक लाइफ टाइम भी होती है। लाइफ टाइम भी चलती है। आपने किस नीश पे कितना काम करना है और आपके पास उस नीश का रिसोर्स कितना मौजूद है। जैसे कि सपोज़ करें हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेंडिंग नीश को, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स की नीश है। मेरे पास न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स की नीश में कितना कंटेंट होगा डेली का, अगर मैं देखूं, कुछ ना कुछ और ये आएगा। यूएस ना बेस्ड कुछ हो न्यूज़ रहा है, यूएस बेस्ड न्यूज़ है। अब मेरे पास पॉलिटिक कंटेंट डेली का आ रहा है, ट्रम्प ने ये कर दिया, इसने ये क्रिप्टो कर दिया, कंटेंट ये आ रहा है, कर दिया। बिजनेस न्यूज़ कंटेंट में आ तो रहा कुछ ना है। कुछ आता ही रहेगा ना न्यूज़ अब मैं पॉलिटिक कंटेंट जैसे यूट्यूब पे डालूंगा तो मेरा चैनल चलेगा क्या? चलेगा, मेरा चैनल बंद हो जाएगा। कॉपीराइट। पॉलिटिक कंटेंट यूट्यूब अलाउ नहीं करता अब यूएस में। अच्छा, यूएस में। यूएस अच्छा, में। हाँ। अच्छा। मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, हमने चैलेंज में भी दिखाया था उस चैनल को। वो चैनल हमारा इवन के $100 हिट करने ही वाला था, वो चैनल हमारा सस्पेंड हो गया था। फिर बाद में हमें पता चला कि यूट्यूब ने यूएस के अंदर जितने भी पॉलिटिक्स बेस्ड चैनल हैं जो कि लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, उन सबको टर्मिनेट कर दिया है। क्योंकि वहाँ की जो है वो पॉलिसी यूट्यूब के अंदर उन्होंने चीज़ अपडेट कर दी कि पॉलिटिक्स चैनल का अब कोई वो नहीं है। ये 2025 का, ये 2024 के मिड की बात है। अच्छा मिड की बात। मैंने अगस्त में या सितंबर में ये चैलेंज चलाया था अपने पार्टनर के साथ मेरे इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमें। हमारा चैनल बंद हो गया और वो चीज़ हमारी फिर बैठ गई। शिट। तो ये था कि आपने नीश हमेशा ऐसी ज़ाहिर फाइंड करनी। देखिए, मैं हमेशा से हर किसी को कहता हूँ यूट्यूब की पॉलिसीज़ जो है ना उसमें आपको अपडेटेड रहना है। आज हम लोग जो है वो यूट्यूब की टीम के साथ ट्विटर पे लाइव चैट्स भी कर रहे होते हैं। आपको एट अ टाइम रिप्लाई मिलता है, आप भी करेंगे। आपके पास कोई प्रॉब्लम चल रहा है आप उनको बताएं। कहते हैं ना कि ट्विटर इज द बेस्ट, ट्विटर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और इवन के आपके चैनल जब ग्रो हो जाते हैं ना, जैसे आपका चैनल अगर 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे हिट हो जाता है, मेरे कुछ चैनल ऐसे हैं जिसमें यूट्यूब के मैनेजर्स असाइन हुए हैं। मैनेजर से मुराद है कि यूट्यूब आपको एक बंदा असाइन कर देता है। अब आपके पास जो भी इशूज़ हैं वो आप इसके साथ बैठोगे। वेरी नाइस। इवन के वो मैनेजर आपको और मज़ीद ग्रोइंग में आपकी हेल्प भी करता है। तो उनके साथ आपकी मैसेजिंग चल रही होती है, इवन के वो कॉल पे भी आ रहे होते हैं, आपको चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं कि ये इस तरह कोई मसला है, कोई स्ट्राइक आई तो भाई उनसे डिस्कस करो। क्योंकि देखें वो चैनल एक ग्रोथ उसमें पहुंच चुका ना। एक नॉर्मल चैनल पे यूट्यूब नहीं चाहेगा कि वो छोड़ के जाए। ये सिर्फ फेसलेस की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेडिशनल में भी होता है। आपके चैनल की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। आपका चैनल जितना फास्टली ग्रो होगा आपको ये चीज़ें यूट्यूब की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ट्विटर पे आप जाओ, अब हमने कंसर्न उठाया था कि यार आपने पॉलिटिक्स चैनल बंद कर दिया, तो उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स चैनल्स हम एनी मोर अलाउ नहीं कर रहे। ये कंटेंट मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कैटेगरी तो मौजूद है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स की। बिल्कुल चल रहा है। इवन के यूएस में न्यूज़ चैनल्स भी चल रहे हैं ना, लेकिन वो ट्रेडिशनली चल रहे हैं। अच्छा, ऑटोमेशन के साथ फेसलेस चैनल में, ऑटोमेशन नहीं, फेसलेस चैनल के अंदर, फेसलेस चैनल के अंदर वो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि कोई क्रिएटर सामने नहीं है, वो एक फुटेज कंटेंट चल रहा है। अब हम कैसे मान लें कि वो पीछे बैकएंड पे कौन उसको चला रहा है, कौन उसका क्रिएटर है, क्या है, कौन वॉइस ओवर कर रहा है। इस वजह से उसने बंद कर दिया इस चीज़ को। लफ्ज़ों में अगर कहें तो वहाँ पे डाला भी तो भेजना है ना पकड़ने के लिए, तो कोई ना कोई बैठा होना ज़रूरी है कि इसको पकड़ना है भाई। समझ गया। ये चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर जो पॉलिटिक्स हैं
वो नहीं उस चीज़ को वो करते होंगे ना यार। और बात सारी यहाँ पर तो मतलब यूट्यूब पे पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ना लोगों को यहाँ पर पेमेंट मेथड्स का पता है तो कि पेमेंट कैसे आती है यूट्यूब पे। अच्छा पेपैल पे पेमेंट आ जाती है, भाई पेपैल अलाउ नहीं करता यार, कहाँ से आएगी। एग्जैक्टली। कोई बंदा कह रहा होता है भाई मुझे यहाँ पर पेमेंट मिल रही है, तो पेमेंट ही अलाउ नहीं करता तो तुम्हें कहाँ से यहाँ से पेमेंट मिल रही है। बैंक अकाउंट सबसे बेस्ट वे यूट्यूब ने रखा हुआ है कि आपकी किसी भी कंट्री का चैनल है, आप उस कंट्री का बैंक अकाउंट लगा दो, या फिर एक पेओनियर अलाउ करता है। यूएस बेस्ड चैनल्स का मतलब ये नहीं होता कि वो चैनल बना हुआ ही यूएस से है, वो ऑपरेट ही यूएस से हो रहा है। चैनल का मतलब ये है यूएस बेस्ड कि भाई उसकी ऑडियंस सारी यूएस की है, इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करता है, और चैनल मेरा चला मैं पाकिस्तान से ही रहा हूँ। ये भी कन्फ्यूजन मैंने इवन के वीडियोस में आके बताई भाई कि क्योंकि इसमें भी गालियाँ आ रही थी। अच्छा पहले ये चीज़ मैं कहता था कि आप चैनल अपने क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपने VPNs इवन के वहाँ से भी चैनल्स क्रिएट करवाए थे, एनीडेस्क सेटअप्स लगा के, RDPs वगैरह होती हैं, क्योंकि मुझे भी उस वक्त आइडिया नहीं था ना यार, मैं इतनी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी मेरे लिए भी एक नया फेस था कि यार मुझे भी ये कन्फ्यूजन थी कि चैनल अगर यूएस में रन करना है तो चैनल बना हुआ भी वहीं से होना चाहिए। समझ गया। ये आजकल होता है लोगों के दिमाग में। ये आजकल नहीं, ये अभी आगे भी चलता ही रहेगा। हाँ, ये जो भी बिगिनर रहेगा वो यही। अच्छा वो इवन लोग बोलते हैं, अब कोई चैनल खोलते हैं ना तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं या अबाउट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान या इंडिया कंट्री। वो तो कंट्री तो कोई भी चेंज हो सकती है, वो तो वीडियो लोकेशन होती है, वो तो लोकेशन होती है और सेटिंग से भी चेंज हो जाती है। अगर आप सेटिंग में जाके अगर आप यूएस लिख दो तो लोग बोलते हैं भाई यार ये यूएस का चैनल, जैसे इवन बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने यूएस लिखा हुआ है, कनाडा लिखा हुआ है या यूके लिखा हुआ है, तो बोलते हैं भाई ये चैनल, मैंने कहा ये पाकिस्तान में ही बना है, ये सेटिंग में जाके चेंज हो जाता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो यूएस से, लेकिन कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे RDP की आपने बात करी, यूट्यूब में ना एक टाइम ऐसा भी था, शायद आपने एक्सपीरियंस किया, 2018-19 का ही टाइम था। वहाँ पे लोग, क्योंकि ऐसा मुझे ऐसा लगता है पंजाब के लोग ना बड़े एक्टिव हैं इन सब चीज़ों में, जो पंजाब के मोस्टली जितने भी यंग ब्लड्स हैं या लड़के हैं, वो इन सब चीज़ों में मतलब जुगाड़ू काम में बड़े आगे बढ़ते। मैं स्कैम नहीं बोलूँगा कि हर कोई स्कैम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे एड्स आते थे चैनल पे। मेरा दोस्त था, आई डोंट नो, मुझे शायद ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसने बोला कि एक चैनल है उस पर ना वीडियोस अपलोड हैं और वो मोनेटाइज है। आपने कुछ नहीं करना, आपने उस चैनल पर जाना है, आपने RDP के थ्रू अपनी लोकेशन चेंज करनी है यूएस की, और आपने उसको एड्स देखने। अच्छा वो 3 मिनट का ऐड है, वो पूरा ऐड देखना है, फिर उसकी वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे थोड़ा एक्सप्लोर करना है। अगर वो कोई मतलब जैसे अमेज़ॉन टाइप इस तरह की वेबसाइट है तो उस पर समझ रहे हो मैं तुम्हारी CPM का। सर मैं आपको CPM की एक बात बता दूं। हाँ, पंजाब में आपके पास इतना बंदा है जो आपको CPM का वाला मिलता है। एग्जैक्ट। और ब्रदर $1000 एक वीडियो से निकाले उन लोग। ये निकालते नहीं है भाई, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। मैं और हमारे HOD साहब, हम लोगों ने दिन रात एक किया है इस काम के अंदर। सही है। ये कहलाता है CPM काम। जब मेरा भी स्टार्टिंग था ना इस फील्ड के अंदर, हमने कोर्स परचेज किया था, कितने का कोर्स था, 50-60 हज़ार रुपये का कोर्स होगा। अच्छा। उस बंदे ने हमें उस कोर्स में आके लाइव क्लासेस में बड़ी बड़ी बातें की। अरे यार एक क्लिक पे $300 निकलेगा, एक क्लिक पे $600 निकलेगा, एक क्लिक पे $800 निकलेगा। चलो भाई निकलेगा, मान लिया। कोर्स ख़त्म हुआ, हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू करी। इस काम को करने के लिए रिसोर्सेज इतनी चाहिए, VPN अलग चाहिए, IP आपको अलग चाहिए, Gmail IDs आपको अलग चाहिए, चैनल आपका मॉनिटर रहना चाहिए, लड़के भी छोड़ें, आप अकेला भी कर सकते हैं। हाँ। एडसेंस आपका ऐसा होना चाहिए, एडसेंस आपका वेरीफाइड लगा हुआ होना चाहिए, सब चीज़ें ठीक है भाई, सब हमने कर लिया। और बोलो, रात में आप 12 बजे बैठ जाओ, फजर तक वीडियो को देखना है आपने, अलग अलग Gmail IDs से VPN लगा के आपने क्लिकिंग करनी है, वेबसाइट पे जाओ, मल्टीपल टैब्स खोल पे जाओ, विजिट साइट पे जाओ, मल्टीपल टैब्स खोलो, सब कर लिया। अच्छा भाई सुबह उठे, 2 दिन बाद देखा, क्योंकि यूट्यूब का डाटा फौरन अपडेट नहीं होता, 48 घंटे लेता है। 48 घंटे के बाद देखा, ओए $400-600 बन गया यार, ईद हो गई। अच्छा मैंने ही हमारे HOD के चैनल पे $600 एक दिन में बना के देखा। वो भाई साहब खुश, पार्टियां चल रही हैं। पता चला नेक्स्ट डे ही चैनल बंद हो गया, चैनल ही गायब हो गया। वो चैनल गया किधर हमें नहीं पता। प्लस चैनल पे $600 दिख रहा है, वो $600 चैनल पे दिख रहा है, वो मिला नहीं है अभी तक आपको। अच्छा हमारे साथ क्या सीन हुए हैं कि हमने दिन रात एक किए यार, 15-15, 16-16 घंटे इस काम को भी दिया है हमने। पैसे तो बहुत बनाए हमने इसमें,
जेब में हमारे 1 रुपया भी नहीं आया, क्योंकि वो पैसे एडसेंस में ऐड नहीं होते यार, वो इनवैलिड है ना। यूट्यूब बेवकूफ़ थोड़ी है कि यार हर किसी को पैसे दे देगा। फिर उसका एक हैक भी मिला था, उसने मुझे बोला था, कहा था कि तुम लिमिटेड करो, $20-22 पे खेलो, उस पे आपको यार हमने भी किए हैं, $20-22 तो मैंने भी निकाले हैं। $30-40 मेरे आज भी एडसेंस में पड़े हुए हैं, जिनमें $100 हम हिट नहीं कर सके, वो आज भी पड़े हुए हैं। मेन चीज़ ये है कि जो बातें आपने की थी 70,000 रुपये 60,000 वाले कोर्स में, कि $300 पर डे का मैं निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें एक क्लिक पे, अभी ये कहाँ की टर्म है यार भाई। अब देखें, इसके साथ भी स्कैम हुआ है, तो ये इसको पता है कि ये दर्द कितना होता है, तो ये लोगों के साथ नहीं करेगा। जो लोग सोचते हैं कि यार स्कैम एक मंजन है या कोर्स जो है वो मंजन है, तो ये जिस मकसद से आया तो वो बता रहे हैं कि इसका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तभी मैंने ये सवाल पूछा कि यूट्यूब पे बड़ी चीज़ें लोगों ने करने की कोशिश करी, जुगाड़ निकालने की कोशिश करी, जो करते हुए आ रहे हैं। यार जुगाड़ देखें, मैं आपको बताता हूँ, जुगाड़ आपके अगर लीगल हो ना तो जुगाड़ में काम करने में कोई मसला नहीं है। अभी रिसेंट की बात है, यूट्यूब के शॉर्ट्स के अंदर दिसंबर में मैंने अपनी एक वीडियो पोस्ट करी थी, उसमें मैंने ओपन चैलेंज दिया था सब लोगों को। मैंने बोला शॉर्ट्स से मैंने पैसे निकाले। मैंने इंस्टाग्राम के अंदर उसका स्क्रीनशॉट प्लस एक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी डाली थी। एक बार गलती मुझसे ये हो गई थी कि वो चैनल मैंने लाइव दिखा दिया था, उस चैनल पे लोगों ने जाके क्लिकिंग की, वो चैनल मेरा बंद हो गया। ये भी इशूज़ हुए हैं। यहाँ पर लोग सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं तुम अपने चैनल्स क्यों नहीं दिखाते। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है, आप अपने चैनल दिखाओगे आपका चैनल उड़ा देगा, खत्म आपका चैनल। आप इन्ना लिल्ला पढ़ लो अपने चैनल की, बहुत नेगेटिव है यार यहाँ पे लोग, यार खुश नहीं होते। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अगर जो नॉलेज है ना वो सही नॉलेज भी दोगे ना तो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो चीज़ उनके सामने ना हो रही हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने दिसंबर में वीडियो डाली, मैंने हमारे HOD को बोला ये वीडियो मैं डाल दूँ, उन्होंने बोला नहीं यार लोग बस वो हो जाएंगे, ट्रोलिंग हो जाएगी। मैंने डालते हैं यार वो वीडियो। फिर मैंने डाली, उस वीडियो में मैंने कहा था भाई ये शॉर्ट पे पैसा बनता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा जैसे ही वो वीडियो पोस्ट हुई, बात बिल्कुल करेक्ट हुई, मुझे फेसबुक पे गालियाँ आना शुरू हो गई, इंस्टाग्राम पे लोगों ने ट्रोलिंग की, यार तुम मंजन बेच रहे हो। अच्छा मैंने उसमें कहा कि ना, इसमें मैंने ये बोला है कि मेरा कोर्स खरीदो इस चीज़ को करने के लिए। सिंपली तुम लोग ने अपना खुद का चैनल बनाना है, कंटेंट भी खुद बनाना है। अगर चीज़ें सीखनी है, हमने यूट्यूब पे सब फ्री सिखाया हुआ है, वहाँ से सीख लो। हमारे पेड कोर्स को मेहरबानी करके ज्वाइन नहीं करना। सही है। जनवरी के अंदर मेरे कंसिस्टेंट वीडियोस आती रही, क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि मैं जनवरी से सिखाना स्टार्ट करूँगा शॉर्ट से पैसे कैसे बनते हैं यूट्यूब पे। लोगों का कंसर्न ये है कि शॉर्ट्स पे इतने पैसे नहीं मिलते। हमने उस चीज़ को आगे गलत साबित कर दिया कि जनवरी 2025 में यूट्यूब ने शॉर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे पैसे देना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले नहीं देता था, अब जो है वो 2025 में जनवरी की अपडेट है कि आपको शॉर्ट्स में बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका शॉर्ट जो पहले 1 मिनट का पोस्ट होता था वो अब 3 मिनट का होता है। एग्जैक्टली आपका यूट्यूब आपका ड्यूरेशन बढ़ गया ना, वो 1 मिनट 59, मुझे भी कोई रील 59 सेकंड पे आगे कट यार आपकी ड्यूरेशन बढ़ा दी। एग्जैक्टली इतना तो आपने सेंस होना चाहिए कि ड्यूरेशन की बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं कि आपका AVD क्या आ रहा है। 3 मिनट का कंटेंट है, चलो भाई बनाओ। अब हमने और स्क्रीनशॉट दिखाया। अच्छा ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे आके अपने चैनल दिखाया कि वेश भाई मैंने $3,000 $4,000 $4,000 सिर्फ शॉर्ट्स बेस्ड चैनल पे निकाले। वेरी नाइस। और ये चीज़ हमने बोला कि भाई प्रूफ करना है, लोगों ने बोला नहीं यार हमें अपने चैनल नहीं दिखाने भाई, मेहरबानी करके उड़ जाएंगे यार, हम खुश हैं इस पर, हमें आप शो नहीं कीजिए। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर हमने एक और तरीका निकाला म्यूज़िक कंपनीज़ का। म्यूज़िक कंपनी का किसी को नहीं पता था। मैंने म्यूज़िक कंपनी वालों से क्योंकि मुझे भी रिसेंट में चीज़ें पता चली, मैंने एक स्पेन की कंपनी है उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। आज उस कंपनी के साथ मेरे मोस्टली चैनल्स हमारे इन्वेस्टर्स के भी ज्वाइन हुए हैं। वो पैसे कैसे बनते हैं? शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पोस्ट होते हैं, पीछे आप उनका साउंड लगाओ म्यूज़िक कंपनी का और आप शॉर्ट को पोस्ट करो। शॉर्ट्स पे जितनी अच्छी रीच आएगी ना, आपको उसकी बेस पे पैसे मिलते हैं। ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले लोग अच्छा इस चीज़ पे भी गालियाँ, भाई ये भी 2 नंबर तरीका है। ये कहाँ से 2 नंबर तरीका है यार? यूट्यूब की सर्टिफाइड कंपनी एक है, वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वाइज बोल रही है कि भाई मैं अपना 30% लूँगी और मैं आपको 70% दूंगा अपना। सही है ना? वो कंपनी आपको 70% दे रही है, 30% उस कंपनी का होगा। अब क्या मसला? अच्छा वो कंपनी आपको ये भी नहीं कह रही कि आपका चैनल मोनेटाइज होना ज़रूरी है, वो आपको डीमोनेटाइजेशन पे पैसे दे रही है। वेरी नाइस, जबरदस्त। इस वक्त हमारे पास जो चैनल्स हैं, हमने उन पे बहुत कम व्यूज़ पे अच्छे डॉलर्स निकाले। यूट्यूब आपको शॉर्ट्स के अंदर RPM देता है सेंट्स में, बिल्कुल बेकार RPM है। वो कंपनी आपको $1 $1.5 $2 देती है शॉर्ट्स के अंदर। आज वही चीज़ आज भी अगर आप मेरे फेसबुक पेजेस पे जाके देखें
तो लोगों ने रिव्यूज़ मुझे टैग कर करके डाले हुए हैं कि भाई ये बंदा ने ना हमें सही चीज़ सिखाई है। म्यूज़िक कंपनीज़ के थ्रू हमारे चैनल पे ज्वाइनिंग भी दी। अच्छा, मेरे पास बहुत ऐसे लोग आए विदाउट मैंने कोई ऐसी फ़ी उनसे उनके चैनल से ज्वाइन करवाया, मैंने उनको तरीका सिखा दिया। जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी तो उस कंपनी के ओवरऑल रिकॉर्ड्स जो थे, जो यूजर्स थे, वो 100K थे। आज वो कंपनी 800K पे खड़ी हुई है। वेरी नाइस। और कितना टाइम ड्यूरेशन है ये? 1 महीने में। 1 महीने में? 1 महीने में ऐसा ज्वाइन कर लें 1 महीने में। सोच रहे हैं। वो वीडियो मेरी फेसबुक पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, तो वहाँ से लोगों ने ज़ाहिर इस चीज़ को देखा कि किस तरह काम होता है। तो ये सब चीज़ें हम लीगल वे में सिखा रहे हैं ना यार, कि आप एटलीस्ट कोई चीज़ देख रहे हो तो वो चीज़ आपके हाथ में तो है। अब CPM हो गया, प्लस आपके दूसरे अननोन तरीके हो गए, आप सिर्फ देख के खुश हो रहे हो, पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट है, लोग ना कहते हैं यार बैठ के ना उसको बस वो होता है कि पक्की पकाई बिरयानी मिल जाए और लोग खाना शुरू करते हैं, एफर्ट कोई नहीं करता। मतलब यार वो स्ट्रगल करना नहीं चाहते लोग, आपको ये पता ही हमारी होगा। आवाम का, क्योंकि इसमें वकार ज़का भी कई बार कहते हैं यार मतलब सबसे भिखारी कौन, मतलब ऑब्वियसली मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये बात फैक्ट है। क्यों? क्योंकि मक्का मदीना दुबई में क्या चल रहा है, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, सही, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है और लोग देखो वो गलत लोग नहीं है, बुरे लोग नहीं है, जाहिर सी बात है, हर कोई अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन द पॉइंट के वकार जगह के कमेंट में वही बोलता है ना कि पाकिस्तानी आके पूछेंगे कैसे कमाएं, हालांकि वीडियो कुछ नहीं देखेगा, कैसे कमाएं बताओ मुझे कैसे नहीं कमाओ, वो कहते हैं कि फ्री में बता दो, फ्री में बता दो। अच्छा, वैसे आप फ्री में भी बता देना, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, तब भी नहीं कमा सकता। सर मैं आपको ये, आप मेरे अभी इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना, मेरा पेड कोर्स, अगर आपने जैसे पेड कोर्स मेरा कहा ना, मेरे पेड कोर्स में इतने पेड मेंबर्स नहीं है मेरे स्टूडेंट्स वाइज। मैं सबसे पहले एक बंदा मेरे पास मेरी एज का बंदा भी आता है ना, मैं उसको कहता हूँ कि तुम्हें मेरे कोर्स को लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कोर्स तुम अफोर्ड कर सको या ना कर सको, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे यूट्यूब पे इतनी नॉलेज है कि एटलीस्ट तुम्हें रोड मैप मिल रहा है कि तुम्हें करना क्या। पेड कोर्स उस सूरत में बंदा ले सकता है अगर उसको सुपरविजन चाहिए हो, उसको प्रॉपर डेली की गाइड चाहिए हो, व्हाट्सएप पे चीज़ें चाहिए हो, वरना तो कहीं फंस रहा हो तो वो कर ले यार। हमारे पास, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ, आप अभी भी अगर देखें तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमें कोई पैसे नहीं दिए, हम उनको ऐसे भी गाइड कर रहे होते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त है यार। मैं क्योंकि इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मैं पाकिस्तान में एक इवेंट होता है, मैं नाम नहीं लूँगा उस इवेंट का, उस इवेंट को मैंने ज्वाइन किया था एक बार और पैसे दे के ज्वाइन किया था। मुझे लगा वो VIP गेस्ट ज़रा बिठाएंगे हमें, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ देखेंगे, उसमें हम सीख लेंगे उनसे कुछ। मैं वहाँ बैठा, मैंने देखा हर वो कंटेंट क्रिएटर वहाँ पर आ रहा है स्टेज पे, वो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा है। मेरे दिमाग में बात आ रही थी, उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वरना तो मैं स्टेज पे जाके बोल देता यार कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ सीखने के लिए, तुम्हारी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए नहीं आया मैं। मुझे तुम जो चीज़ तुम कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो या क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो ना भाई स्टेज में, ग्रू तुम अपना एल्गोरिथम बताओ, एल्गोरिथम तो दूर की बात है। तो भाई अपनी सक्सेस स्टोरी तो तूने फेसबुक पे बताई हुई है, यूट्यूब पे बताई हुई है। हमारे पाकिस्तान में जो इवेंट्स भी होते हैं ना, उसमें न्यू टैलेंट्स को कभी मौका नहीं मिलता आगे आने का। सर मैं ये बात आपको ना एक ऐड करके बता देता हूँ, क्योंकि मेरा इन सब से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात है, उठना बैठना है, कोई अपने राज नहीं बताएगा। यार ना बताएं राज, सही है, वो ना बताएं राज, क्योंकि उनको डर है कि अगर बता दिया ना उनके बराबर आगे खड़ा ना हो जाए। ये तो भाई आप सिखाने का फिर मोटिव छोड़ दो लोगों को, वो तो बेचना तो है ना यार, आपको स्क्रीन पे आगे कुछ। मैंने आज तक मेरे वालिद साहब से एक चीज़ सीखी है, जो आपके पास नॉलेज है वो आगे बांट दो। अल्लाह पाक ने हर इंसान का रिस्क लिखा हुआ है। बिल्कुल, जो बात वो रिस्क लिखा हुआ है, तो वो अगर आपके नसीब में जितना लिखा है ना, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता आपको, उतना ही मिलेगा आपको। बेशक ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस में कभी कभी मेरे दिमाग में ना फ्रस्ट्रेशन, मैं गालियाँ देख रहा होता हूँ, नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बर्दाश्त होती है कि वो एक हद तक या तो वो चीज़ को बर्दाश्त कर ले या तो वाइंड अप कर दे। जो बात है, कभी कभार मैं जो है ना, मतलब मुझे कभी ख्याल आता है यार मैं किन कामों में लग गया यार, मैं कहाँ किस कौम को सिखाने आ गया। लेकिन आप यकीन करें, मेरे पास माशाल्लाह इंडिया का भी स्टूडेंट है, नेपाल से भी लोग देखते हैं मुझे, बांग्लादेश से भी लोग देखते हैं, इवन के सोमालिया वगैरह, मुझे नहीं पता हमारी वीडियोस कहाँ रिकमेंड होती हैं। वहाँ के लोगों ने भी हमारे पास जब वो आते हैं चीज़ें, अच्छा वो बंदा जब मुझे अप्रिशिएट करता है ना कि यार हम आपके लाइक फ़ैन है या हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो एक प्राउड मोमेंट होता है अंदर अंदर कि यार जो हमारा मोटिव था, क्योंकि यार मैं शौक़ की वजह से इसके अंदर आया हूँ। सही बात है।
मैंने आपको कहा ना, मैं कोई फाउंडेशन नहीं चला रहा कि मैं लोगों का सोच के आऊँ कि यार मुझे खुद से शौक था, मुझे था कि यार एक फ़ैन फॉलोइंग इंसान की होती है, पब्लिक फिगर बनने का, तो मैं इसी वजह से इसके अंदर आया था। वरना इस वक्त हमारे अगर ज़ाती चैनल्स भी चल रहे हैं तो हम उनको चला के अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। 5-6 ऑल्टो निकाल लेते। मैं एक चीज़ यार वो अल्टो वाली छोड़ दो आप। एक चीज़ और ऐड करूँगा, अमूमन जितने भी हमारे पास गेस्ट आते हैं ना मोस्टली, तो जैसे फैज़ान हारून, बहुत सारे ऐसे आए हैं जो क्रिप्टो या खुद उनके कोर्सेज वगैरह होते हैं। मेरे पास ना भी रिसेंटली, मैं एक आपको बात बताता हूँ, रिसेंटली ना एक मैसेज आया मेरे पास ना, और मैसेज आया कि क्या कहते हैं, आपका फैज़ान हारून का पॉडकास्ट हमने देखा था, उसकी वजह से हमने कोर्स पे ज्वाइन किया। और मैं फैज़ान शायद ये देखे तो मैं बिल्कुल उसको करूँगा सेकंड भी। तो उसका मैसेज बड़ा वो था कि फैज़ान हारून ने मुझसे पैसे ले लिए और उसने कहा मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करवा दूँगा, और 2 दिन हो गए उसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था। मैंने उसको रिप्लाई किया फ़ौरन विद इन अ टाइम, मैंने कहा आप वेट करें, मैं डिस्कस करके बताता हूँ। फैज़ान हारून उस टाइम ट्रैवलिंग में था और उसकी टीम थोड़ी सी बिजी थी। फैज़ान ने मुझे क्विक रिप्लाई किया उस टाइम, कहा कि हसन भाई विद इन अ टाइम ये चीज़ हो रही है, आप बेफिक्र हो जाएं। आपकी ऑडियंस की वजह से अगर कोई बंदा आया और जो आपको पर्सनली आके मैसेज करा, मैं उसको पर्सनली तौर पे ज़्यादा फेवर दूंगा और अच्छे से केटर करूँगा। मैं इसके लिए माजरत भी करता हूँ। और वाकई उसने, फैज़ान ने पर्सनली तौर पर जाके उस बंदे को माजरत भी करी, और उसका बाद में मेरे पास मैसेज भी आया, थैंक यू हसन भाई, आपकी वजह से हो गया। मैंने कहा मेरी वजह से नहीं हुआ, वो आपको भी थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो कहने का मकसद इंडियन ये है कि अगर मैं किसी गेस्ट को बुला रहा हूँ ना, तो मैं उस बंदे को पहले समझता हूँ, देखता हूँ कि यार वो, क्योंकि ये मेरी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। अगर आज अवैध साहब यहाँ बैठे हुए हैं ना, और आप मेरी वजह से जाके अवैध भाई के कोर्स या किसी चीज़ को भी ज्वाइन करते हैं ना, तो वो आपको वर्थ इट होगा आने वाले टाइम पे। अच्छा अवैध भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने बता दिया ऑटोमेशन जो है सिर्फ फेसलेस चैनल नहीं है, सही, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। क्योंकि मुझे भी ये था कि भाई फेसलेस चैनल जो है वो ऑटोमेशन पे आते हैं, ऑटोमेशन जीएफएक्स मेंटोर और इस तरह के ऐसे हैं जो लाइफ टाइम आपको व्यूअरशिप देके जाएं। ऑटोमेशन का बेसिकली मकसद यह, वो फेसलेस हो या बैठे बैठे आपकी अर्निंग हो रही है एग्जैक्टली ऑटोमेट में। हाँ, अब यहाँ पे ना 2-3 किस्म के कंटेंट भी चल रहे हैं, लाइक कॉपीराइट और जिस तरह आप डिफरेंट कंटेंट। कॉपीराइट का क्या सिनेरियो होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ कॉपीराइट कंटेंट? कॉपीराइट कंटेंट 2 तरीके का होता है, स्ट्राइक वाला और क्लेम वाला। एग्जैक्टली। स्ट्राइक वाला ये होता है 3 स्ट्राइक्स पड़ेंगी, चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, आप कुछ भी कर लें चैनल वापस नहीं आएगा। कॉपीराइट स्कूल्स को जो है वो क्या होता है, फेस करना पड़ता है इसके लिए, और फिर आपकी स्ट्राइक्स रिमूव हो जाती हैं विद इन 90 डेज़ के पीरियड में। क्लेम का ये होता है कि क्लेम आ जाता है आपके चैनल पे, आप किसी के कंटेंट को, देखो एक तो ये होता है कंटेंट को उठा के पोस्ट कर रहे हो किसी का भी, आज मैं किसी एक बंदे का, एक क्रिएटर का उठा के डालूंगा कंटेंट अपने चैनल पे, तो स्ट्राइक मुझे भेजेगा, मेरा चैनल वार्निंग फेस पे आ जाएगा। क्लेम का मतलब ये है कि क्लेम पे वीडियोज़ रेवेन्यू शेयरिंग पे चली जाती हैं, और ये सेम चीज़ फेसलेस चैनल के अंदर भी हुई है, कॉपीराइट में नहीं। आपकी जो फोटेज वेबसाइट्स है ना, वो कॉपीराइट क्लेम मार देती हैं? क्लेम नहीं मारती हैं, वो उससे भी बड़ा चक्कर करती हैं। स्टोरी ब्लॉग एक वेबसाइट है, ठीक है, फोटेज वेबसाइट है, वहाँ पर मोस्टली फेसलेस चैनल्स ना जितने भी फोटेजेस निकाल रहे हैं वो उसी वेबसाइट से निकालते हैं। अच्छा। और भी गूगल पे बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनके पेड वर्जन्स भी होते हैं। खैर हमारे पास तो रिसोर्स ऐसे हैं कि हमने उन चीज़ को हटा दिया है। मुझे एक चैनल पे, और इवन की ये चीज़ गोरों को भी फेस हुई है, क्योंकि मैंने ट्विटर पे आर्टिकल्स क्या उनके ही अकाउंट्स पे जाके मसले देखे हैं, टैग बाकायदा उन्होंने किया है। स्टोरी ब्लॉग वाले ने क्या किया था कि आपकी फोटेज, क्योंकि उनकी वेबसाइट यूज़ हो रही है एंड यू आर मेकिंग डॉलर्स उस वीडियो से, आपको लाख 2-2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। अब वो चीज़ वो वेबसाइट वाली देख रही है कि यार मुझे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा इस चीज़ का, तो रेवेन्यू शेयरिंग पे डाल दी भाई स्ट्राइक, और क्लेम दे दिया कि ये फोटेज हमारी यूज़ हुई है, इससे पैसे हमें जो है ना, इस ओनर को कहें, चैनल ओनर को, कि ये वीडियो रेवेन्यू शेयरिंग पे 0.5% पैसा स्टोरी ब्लॉग के पास जाएगा। 0.5%? यार वो परसेंटेज कितना देते हैं, 50-40% तो ये लोग करते हैं, इतना जाता है। तो इस चीज़ पे फिर यूट्यूब पे वो हुआ, अब यूट्यूब ने भी उसी का साथ दिया, क्रिएटर का साथ नहीं दिया स्टोरी ब्लॉग का, क्योंकि वो वेबसाइट है भाई, बड़ी वेबसाइट है। यही सेम चीज़ एक गोरे को भी फेस हुई थी, उसका मसला आज तक हल नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ, हमने वीडियो हटा दी। क्योंकि फिर हमने क्या किया कि ये फुटेजेस आप ऐसे ही उठा के डाल दोगे ना, तो कभी कभार आपको ये प्रॉब्लम भी फेस हो जाते हैं। आप पे ये वेबसाइट चलाती हैं भाई कि हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा ना यार, आपको लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तुम $1000 निकाल रहे हो, हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हमें भी दो अब इसका कुछ $200-300 तो दो हमें। तो ये सिनेरियोज फिर होते हैं।
और कॉपीराइट कंटेंट पे क्या होता है कि जो चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको उठा के डालोगे वो बिल्कुल फेल है। आप काम कर सकते हो बट कॉपीराइट कंटेंट फ्यूचर नहीं है। समझ गया। मैंने आपको जैसे कि कहा ना कि आप ये अगर सोच रहे हो ना कि मेरा कंटेंट कॉपीराइट है और मैं हज़ारों डॉलर बना रहा हूँ, स्टिल वो आप बना रहे हो, लेकिन उसको आप कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं समझना, क्योंकि वो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए दिन रात, सही है, ये चैनल मेरा कभी भी उड़ सकता है। और ये हुआ है मेरे साथ रिसेंट में। हमारा भी कॉपीराइट कंटेंट वाला चैनल उड़ गया यार, नहीं चला। ट्रायल लिया था हमने, और इवन के वो कंटेंट तो भाई किसी चैनल पे पोस्ट भी नहीं हुआ था, वो तो किसी दूसरे रिसोर्स से आ रहा था, हमने उस पर डाला, वो भी उड़ा दिया हमारा। तो ये चीज़ें हमारे साथ भी तो फेस हो रही है ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम कोई एक्सपर्ट हैं तो हम ये सारे प्रॉब्लम फेस ही नहीं करते यार। मैं तो ऐसी हम लोग चीज़ें, क्योंकि ट्राई जो बंदा कर रहा है उसी को पता चलता है ना कि यार अगर ये चीज़ मैंने ट्राई की है, ये चीज़ मैंने एग्जीक्यूट की है, तो इसका मुझे ये रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट या तो मुझे सक्सेस की बेस पे मिलेगा या तो फेलियर की बेस पे मिलेगा। एग्जैक्टली। तो हमने भी फेलियर्स उठाए, आज भी उठाते हैं यार। मैं अपने कोई भी न्यू चैनल स्टार्ट करता हूँ तो चैनल इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो जाते, टेक्स टाइम। हर चीज़ के भी यही पीछे समझाते हैं, हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रगल अच्छा, होती है। लोग जो है ना उसको बहुत ऐसा ही ईजी है। समझते हैं कि इसके थ्रू 1 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ हो जाए। तो मैं वैसे आपके ना आपने एक बात कही थी, उसके साथ एक कनेक्शन बनाना चाह रहा था कि आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, आपको अप्रोच करते होंगे अपना चैनल दिखाने के लिए कि यार आप मेरा चैनल को सारा ऑडिट कर लें, ये सब चीज़ें देख लें क्या मसला है। तो आप क्या कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो एक बिगनर्स जो होते हैं वो बेसिकली अपने चैनल के अंदर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है जैसा आना चाहिए, और फिर वो एक डीमोटिवेट होकर अपनी मेहनत छोड़ देते हैं। तो आप क्या कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं लोगों के अंदर? एक और चीज़ में कि सिर्फ आप ऑटोमेशन पे ही काम करते हैं या दूसरे क्रिएटर्स जैसे ट्रेडिशनल या फेस वाले जो चैनल्स होते हैं उनको भी आप केटर करते हैं या उनके भी मैनेज करते हैं? पाकिस्तान में हमारे पास जो भी चैनल्स आते हैं ना पाकिस्तानी बेस्ड, जो ऑडियंस ही यहाँ की होती है, उर्दू कंटेंट होता है, वो चैनल हम नहीं लेते, क्योंकि वो कंटेंट हमें इसीलिए भी वो चैनल्स नहीं समझ आते क्योंकि उनका कोई पोटेंशियल नहीं है यार। 1 मिलियन व्यूज़ पे भी पाकिस्तान में आपको कोई इतने खास पैसे नहीं मिलते। $300-400 मैक्स, $300-400 यूएस में यार $3-4 हज़ार डॉलर मिल जाते हैं यार, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सही बात। तो पाकिस्तान वाले जितने भी लोग हैं ना, पाकिस्तान से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, जो फेसलेस चैनल चला रहे हैं, जब वो ऑडिटिंग के लिए अपने चैनल देते हैं तो मोस्टली तो पहले मैं उनके चैनल पे ये चीज़ देखता हूँ कि नंबर ऑफ़ वीडियोस कितनी है। मेरे पास ऐसे चैनल हैं 3 वीडियोस हैं पूरे ओवरऑल चैनल पे, वो इस भाई चैनल ग्रो नहीं हो रहा। अबे भाई 3 वीडियोस में क्या ग्रो होगा यार, उसको ग्रो तो भाई चलाओ तो सही, 50 वीडियोस तो पोस्ट करो एटलीस्ट। 3 वीडियोस में बोला ये ग्रो नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, 3 वीडियोस से क्या वो चैनल चलेगा आपका? अभी तो एक स्टेज पर आना स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली, टाइम लगता है। मेन प्रॉब्लम्स है ना, मैं देखता हूँ थंबनेल, कंटेंट को वॉच करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ पहला इंप्रेशन आपका टाइटल और थंबनेल है। बिल्कुल, कंटेंट तो बात की चीज़ है, इसको हम कहते हैं TTT स्ट्रेटेजी, टाइटल थंबनेल थ्योरी। क्या बात है। टाइटल पहला, थंबनेल, थ्योरी आपका कंटेंट के अंदर जो हुक्स हुए हैं। सही है। 20 मिनट का कंटेंट हो या 20 घंटे का कंटेंट हो, मेन चीज़ हुक है। सही है, तो हुक क्या है वो बाद में देखा जाता है। पहले मैं देखता हूँ टाइटल फॉर्मेट, लॉन्ग टाइटल लोग डाल देते हैं जो वर्क यूट्यूब पे नहीं करते, शॉर्ट टाइटल वर्क करते हैं। इतने बड़े पैराग्राफ वाइज यार, शॉर्ट पैराग्राफ जो होता है ना उतने टाइटल होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा ट्यूब बडी हेल्पफुल है? ट्यूब बडी बहुत हेल्पफुल है। सही है, ठीक। मैं ट्यूब बडी को सबसे टॉप पे रखता हूँ इन टर्म्स ऑफ एवरी टेस्टिंग। विड IQ जो है वो आपको कीवर्ड टैगिंग में हेल्प कर देता है, टाइटल में भी हेल्प करता है, लेकिन वो वर्क नहीं करते। वो आपको स्कोर अच्छा दिखा देगा। विड IQ आप डेली आइडियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, आपकी वीडियो के अगर आपको टॉपिक आइडियाज़ चाहिए वो आप उसके लिए यूज़ कर लो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ट्यूब बडी जो है ना वो काफ़ी वर्क ऐसा करता है कि यार आपको थंबनेल में हेल्प कर देगा, A/B टेस्टिंग में आपको ऐसे कीवर्ड्स देगा जो सच में उनके वॉल्यूम्स वाइज हाई हों। इतना विड IQ नहीं देता आपको। विड IQ फेक सा लगता है कुछ, मतलब फेक तो नहीं यार, है मतलब तो बहुत बड़ी, है तो बहुत बड़ी, लेकिन उसके अंदर आपका जो SEO स्कोर है ना आपका बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। SEO स्कोर आपको अगर वो 100 out of 100 दिखा रहा है तो वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही यार? वो क्यों 5 या 10 व्यूज़ पे खड़ी हुई है? क्या उसमें वो है? थंबनेल चेंज करके देख लिया, टाइटल चेंज करके देख लिया, प्लस विड IQ टोटली AI उस पर भी चल रहा है। वो आपको वीडियो भी बना के देता है, वो स्क्रिप्ट भी बना के देगा, वो सब एक तरह से AI वर्क कर रहा है। मतलब दोनों का काम जो है डिफरेंट वे में है यार। आपके टाइटल AI बेस्ड होंगे ना, नहीं वर्क करते। मैं कहता हूँ टाइटल की मेकिंग आपके अपने हाथ की होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन आप डालो, ले सकते हो। टैग्स तो यूट्यूब भी कहता है टैग्स डजंट मैटर। आपकी वीडियो को उठने के लिए टैग्स कोई मैटर नहीं करते। यूट्यूब खुद ही अपनी कंपनी ये चीज़ कह रही है। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि टैग्स मैटर नहीं करते। डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट। आप आर्टिकल्स यूट्यूब के पढ़ो। क्रिएटर प्लेटफॉर्म का यूट्यूब का एक बहुत बड़ा चैनल है, मैं उसी को वॉच करता हूँ सिर्फ।
हर वो स्ट्रेटजी यूट्यूब की वहीं पर आ रही होती है कि अगर आपने इस चीज़ को ऐसे करना है तो कैसे उस पर वर्क होगा। ट्रिपल टी और ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये तो हमने खुद से ज़ाहिर फेस की हैं। थंब फार्मूला हमारा एक वो जो है वो स्ट्रेटजी है जो आज हर बंदा माशाल्लाह से उस पर काम कर रहा है, रिजल्ट भी आते हैं। टाइटल थंबनेल चेंज करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक वीडियो आज 1000 व्यूज़ पे खड़ी हुई है, मैंने बीच में भी एक वीडियो डाली थी, 1000 व्यूज़ से उसको 100K पे कैसे लेके जाना है और किन किन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है वो आप इम्प्लीमेंट करें। टाइटल थंबनेल, आपका हुक, वॉइस ओवर, वॉल्यूम वाइज आपका क्लोनिंग कितनी हुई है, हुक्स क्या पॉइंट हुए हैं आपके, आपने उस कंटेंट को कहाँ कहाँ पर जो है ना वो एक तो पोस्ट करना है, ट्रैफिक गैदरिंग आपने किन किन सोशल प्लेटफॉर्म से करनी है। ये आपके सारे वो वेज हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं वीडियोस निकालने के लिए, मतलब व्यूज़ निकालने के लिए। सोशल मीडिया पे सिर्फ यूट्यूब को एक वो प्लेटफॉर्म नहीं रखो जहाँ पर ही सिर्फ एक चैनल चल रहा है। ट्रैफिक गैदरिंग में ठीक है फेसबुक को भी यूज़ करो, टिकटॉक को भी यूज़ करो। ये तो मैं आप जैसे पॉडकास्टर्स को भी कहता हूँ कि भाई अपना कंटेंट हर वो प्लेटफॉर्म पे डालें आप लोग, और ज़रूरी भी है आप लोग के देखें ना, आप यू डोंट नो कि आपको ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। और टिकटॉक इज़ द मेन प्लेटफॉर्म। टिकटॉक एक मैं समझता हूँ इस वक्त किंग ऑफ व्यूज़ है, वो किंग है व्यूज़ में। आप टिकटॉक तो भाई आप डालो, आपकी 1 मिलियन पे तो यूं ही टाइम नहीं लगेगा, आपके यूं जाएंगे व्यूज़। यूट्यूब सबसे ज़्यादा टाइम लेता है व्यूज़ देने में आपको, क्योंकि यूट्यूब सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल वो है और वहाँ कोई भी पब्लिक जो है ना वो ऐसी नहीं है जो मजाक मस्ती के लाए हुई हो, प्रोफेशनल बंदा बैठता है। और जो लाख सब्सक्राइबर पहुंच जाता है तो वो बड़ा मंजा हुआ होता है यूट्यूब पे। तो वो हर किसी को भी ना लाख तक पहुंचाता भी नहीं है वो। यूट्यूब से $100 ना कमाने में, सिर्फ $100 की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों को लगता है ना दिन रात का खेल है। मुझे $100 यूट्यूब पे बनाने में, जब मैंने 2019 के मिड से स्टार्ट इस चीज़ को किया था, कोविड पे फिर आया था मैं 2019 के मिड से, मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था। फेसलेस में मैं नहीं आया था, फेसलेस मैंने कोविड के बाद से स्टार्ट किया, लाइक कोविड के मिड में, 2020 के मिड में मैंने अपना पहला $100 बनाने में मुझे कम से कम 1.5 साल लगा था। एग्जैक्टली ऐसा ही है यार, मतलब ये हमारी कहानी भी, हम 4-5 महीने बाद हर उन क्रिएटर की कहानी है जिनको आज आप लोग देखते हैं कि यार वो मिलियंस में पैसे कमा रहे हैं, तो उनकी लाइफ में एक दिन में नहीं आया एक दिन में नहीं आई वो चीज़ें, उनकी स्ट्रगल बहुत बड़ी है। तो मैं तो समझता हूँ कि यार हर उस बंदे को ना उसके ऊपर अपना समझ लो कि एक विजन होता है हर किसी का कि यार मैंने ये, अब आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, आपको देख के उसने काम शुरू किया, यार मज़ा नहीं आ रहा, चलो छोड़ के ये वाला काम करने लग जाते हैं, फिर वो वाला काम करने लग जाते हैं। तो उस तरह के लोग नहीं होने चाहिए। सीरियसनेस एक होनी चाहिए कि यार अगर आपने ये करना है तो एटलीस्ट एक गोल सेट होना चाहिए बंदे का कि यार मुझे इसको यहाँ तक लेके जाना है। काम स्टार्ट किया, सक्सेस नहीं मिली तो अभी कसूरवार हम है। तुम फेसबुक पे और सबको पागल बना रहे हो, मैंने भी तुम्हें देख के काम स्टार्ट किया, मुझे सक्सेस नहीं मिली, तुम झूठ बोलते। अच्छा वैसे एक चीज़ मैंने ये भी देखी है यार, लोग ना एक रास्ते पे चल पड़ते हैं, मतलब कोई भी नया मंजन आएगा ना मार्केट में, सही है, अब क्रिप्टो था, वकार से लेकर आया, मतलब मैंने ऐसा देखा है, मेरे दोस्त, मेरे सर्कल, सब एक ग्रुप बन गया, जिसने आज तक कभी हम लोगों ने चाय के होटल पर सिर्फ हमने बातें करी, हम ये करोड़ों का करते हैं, ये करते हैं। मुझे चले आप एक बात बताएं, क्रिप्टो में वकार ज़का की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वकार ज़का तो क्रिप्टो पे आज भी एक्सिस्ट कर रहा है ना, वो पीछे तो नहीं हटा ना कि मैं अब क्रिप्टो में मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ये वो मेन क्रिएटर कहलाता है। बिल्कुल जो 5 साल पहले भी क्रिप्टो बोल रहा था ना, वो आज भी क्रिप्टो ही बोल रहा है। और आप शॉपिफाई की बात है, यार मैं वकार ज़का को क्रिप्टो में सबसे टॉप समझता हूँ। जो बात है पाकिस्तान में तो यार ठीक है, दूसरी भी और चीज़ें हैं यार, सही है। शॉपिफाई की बात हम ले लेते हैं। 2021 में मैं एक बंदे को देखता था, शॉपिफाई कर रहा था। 2025 में यार ट्रेडिंग कर रहा है, बोला एक शॉपिफाई क्या चले गया इसका, कहाँ की एक्सपर्टीज़ बनाई थी इसने शॉपिफाई के अंदर, आज ये ट्रेडिंग कर रहा है। अच्छा वो अपनी वीडियो में कहते शॉपिफाई का ट्रेंड खत्म हो गया, ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, तुमने शॉपिफाई खत्म कर दिया है भाई, तुम्हें वहाँ से फायदा नहीं हुआ। शॉपिफाई से आज भी लोग पैसे बना रहे हैं, स्टोर्स चल रहे हैं बड़े बड़े। मैं उस क्रिएटर को रियल क्रिएटर समझता हूँ जो 5 साल पहले अगर उस फील्ड में आया है तो वो उसी पे रहे। मैं आज 2 साल बाद ट्रेडिंग पे चले जाऊँगा अगर, तो मैं क्या कर रहा सर, मैं फिर जो 2021 से 2025 के मॉडल पे खाली कर रहा था, वो सिर्फ लोगों से ही पैसे लूटने में लगा हुआ था। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ, लोग तो दूर की बात है, अगर मैंने यूट्यूब पे अपना काम स्टार्ट किया है तो मुझे यूट्यूब को ही फिर उसमें लॉन्ग टर्म लेके चलना है। वेरी गुड। मैं ट्रेडिंग वेडिंग में नहीं आके कहूँगा कि भाई यूट्यूब का ट्रेंड खत्म हो गया। फैमिली व्लॉगर को जहाँ ट्रोलिंग मिलती है, फैमिली व्लॉगर बोल देता है फैमिली व्लॉगिंग खत्म हो गई। भाई खत्म नहीं हुई है, तुम खत्म कर रहे हो उसको। ये तो चलती रहेगी क्योंकि यहाँ के लोगों को देखना ही यही पसंद है। आप जब तक दिखाओगे वो तब तक देखेंगे। अच्छा आपकी सर्विसेज क्या हैं? अब थोड़ा सा हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन अब बात करते हैं मॉक की। व्हाट इज़ मॉक? मुझे तो पता चल गया है कि नाम, आपका नाम ही बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म आपने करा है। और दूसरा ये कि आप लोग किस तरह, अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है तो किन बेसिस पे ज्वाइन करे,
और क्या चीज़ आप सिखाते हैं, और क्या फ़ीस है, क्या चीज़ है, क्या क्राइटेरिया, अगर किसी का फ़ीस नहीं है तो उनको क्या किस तरह आप कैटर करते हैं? यार देखिए, हम लोग सबसे पहले तो सर्विस बिजनेस में तो नहीं है। ठीक है। सर्विस बिजनेस तो एजेंसीज वगैरह देती हैं, हम लोग प्रॉपर्ली कोई MOQ ऑटोमेशन इज़ नॉट अ सर्विस बेस्ड एजेंसी। हम लोग जो है वो पार्टनरशिप में काम करते हैं, और सिखाने का काम हमारा मोस्टली फ्री में ही होता है। कोर्स हमारे पेड बूट कैंप है, जिसमें उसकी पहले फ़ीस पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थी इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स। हमारा बूट कैंप सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन हमने अपने बैच में एक्सपेंसिव फ़ीस में भी जो है वो 10 या 12 बच्चों का एक बैच चलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बैच बहुत अच्छा गया था। आज भी उसके स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम उनसे कह रहे होते हैं कि भाई आपने कितना काम किया उस पर, क्योंकि आपकी मेन चीज़ वैल्यू है। कोर्स में वैल्यू आपने अगर दी है तो स्टूडेंट आप समझता है कि हाँ भाई इस बंदे ने हमें चीज़ सिखाई है। मतलब मेरा मानना ये है कि मैं अपने कोर्स के अंदर अगर मैं कोई चीज़ पेड बेच रहा हूँ, पैसे भी ले रहा हूँ, तो मैं उसको ये नहीं सिखाऊँ कि तुम्हें ChatGPT से स्क्रिप्ट ऐसे लिखनी है, तुम्हें फिर उसका वॉइस ओवर ऐसे करना है। वो तो तुम्हें यूट्यूब पे भी जो है वो मिल रहा है ऑलरेडी। मेरा ये मोटिव होता है कि मैं ज़्यादातर फोकस फंडामेंटल्स की तरफ करूँ, स्ट्रेटजीज़ की तरफ करूँ, ग्रोथ की तरफ करूँ। क्या तुमने अगर ये कंटेंट अच्छे से अच्छा भी बनाया है, तो अब सवाल ये है कि इसको पोस्ट करके उसको वायरल कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, या उसको ग्रो करने की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उसको टॉपिक आइडियाज़ कैसे निकलेंगे। हमारे पूरे कोर्स के अंदर इतना बड़ा भी मैं चैलेंज देने को तैयार हूँ कि हमारे कोर्स में जो चीज़ें फंडामेंटल्स वाइज सिखाई गई हैं यूट्यूब ऑटोमेशन में, वो पूरे कहीं पर भी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो शायद बेच रहे हैं अपने कोर्सेज, उनके कोर्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सही, मतलब कुछ अलग, मतलब कोई नई चीज़ आप दे रहे हैं सर, जो हमारे कोर्स में available टोटली नहीं है। नया कंटेंट है जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। हमारे कोर्सेज आपको 300 रुपये में बेचते हुए नहीं मिलेंगे। हमारी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें, बहुत सिक्योरिटीज़ लगी हुई हैं। हम हर किसी को अरे गरे को भी अपने कोर्सेज नहीं दे देते। हमारे कोर्सेज आजकल क्या होता है, आपके कोर्सेज डाउनलोड करके बेच रहे होते हैं लोग 500 रुपये में, वेस्ट करने का कोर्स अवेलेबल है। हमारे ऐसे कोर्स नहीं बिकते। आप टिकटॉक पे जाओगे, आपको दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के कोर्स बेचते हुए नज़र आएंगे कि 500 रुपीज़ में इस बंदे का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हमारा ये सीन ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी चीज़ को ऑटोमेटिक पे ही होता है, सॉरी ऑटोमेशन पे ही होता है। यार मेरा असल में सीन ये है कि मैं अपने स्टूडेंट को 1-on-1 लाइव क्लास देता हूँ। मेरा रिकॉर्डेड वाला सीन नहीं है। ये बेस्ट है यार। रिकॉर्डेड वाला सीन इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं रिकॉर्डेड कोर्स को समझता ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं खुद भी एक स्टूडेंट बात करूँ ना 2021 की, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करी है, वीडियो एडिटिंग भी सीखी है, एक ऐप डेवलपमेंट का कोर्स भी मैं सीखने निकल गया था। कोई इंस्टीट्यूट है, उसको मैंने 11,000 रुपये पे किए थे। मैंने बोला यार ऐप डेवलपर बन के पैसे बनाऊँगा। उस वक्त थोड़ा बहुत सुनने में आता था कि ऐप डेवलपर्स बड़े पैसे बनाते हैं। जो मोस्टली अच्छा, मैंने रिकॉर्डेड कोर्स में क्या चीज़ देखी है, वो बंदा भी लाइव सिखाता था, लेकिन वो चीज़ें समझ नहीं आती थी। रिकॉर्डेड कोर्स में मसला ये है कि आप सीख तो सब लोगे, फिर क्या करना है। गाइडेंस चाहिए उस बंदे की जो सिखा रहा है, उसको कहाँ पकड़ेंगे। मेरा सिंपल ये होता है कि मैं लाइव क्लासेस देता हूँ, उसमें 1-on-1 कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है उसी वक्त एट अ टाइम मुझसे पूछो। कहीं पर भी मसला आ रहा है, इवन कि मैं 1-on-1 यानी कि सिंगल स्टूडेंट क्लासेस भी जो है ना वो ले रहा होता हूँ। जैसे कि सिर्फ मैं और वो स्टूडेंट बैठा हुआ है और कोई भी नहीं है। ये बेस्ट है यार। उसमें वो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि मेरी अपनी टाइमिंग लग रही है उसमें, और मैं उस चीज़ में उसको गारंटी ये प्रोवाइड कर रहा होता हूँ कि तुम इस कोर्स को सीखने के बाद भी मेरी सपोर्ट ख़त्म नहीं होगी। समझ गया। सपोर्ट कब्रिस्तान तक है सपोर्ट वहाँ तक है। तो वो चीज़ तुम्हें एट अ टाइम मिल रही है। व्हाट्सएप पे रिप्लाई कभी लेट होगा, मैं ये नहीं कह रहा व्हाट्सएप पे तुम मैसेज करोगे हमें वो मिलेगा। हमारे व्हाट्सएप यार बहुत मैसेजेस हमें आए हुए होते हैं। तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि जो पेड मेंबर है उसको मैं ज़्यादा फोकस के साथ, क्योंकि वो पेड मेंबर है, तो पेड मेंबर को टाइम ज़्यादा दिया जाए, उसका रिव्यू हमेशा अच्छा रहे हमारे साथ, और हम उसको जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें उसको उतनी दें। ठीक है, तो ये कोशिश होती है। और क्या फ़ीस के बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो? फ़ीस हमारी जो सबसे पहले फ़ीस थी वो अराउंड $270 हम चार्ज कर रहे थे। अब हमने काफ़ी अपनी फ़ीस जो है वो कम कर दी है, अराउंड ये $100 तक आ गई है। $100 क्योंकि यहाँ के लोगों में हमने एक चीज़ देखी। हाँ, हमारा कोर्स इंटरनेशनली अभी भी बहुत एक्सपेंसिव बिकता है। $800 के भी कोर्सेज जाते हैं हमारे। $100 डू यू थिंक वन टाइम सब्सक्रिप्शन है या फिर वन टाइम सब्सक्रिप्शन है हमारा? कोई मंथली बेस नहीं है भाई, मंथली बेस हमारा नहीं है। मंथली वाला बड़ा मंथली यहाँ पर कोई पे भी नहीं करेगा और हमें मंथली बनाना भी नहीं है इस चीज़ को। अगर कोई आपसे आकर ये पूछे, लाइक ऑनेस्टली मैं लोगों के बारे में भी सोच रहा हूँ, कोई कहता है यार $100 इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी, मैं अगर आपको मंथली बेसिस पे चला जाता हूँ तो जब आपके $100 पूरे हो जाएं, जब तक कोर्स आप सिखाएंगे, कुछ इस तरह का भी इंस्टॉलमेंट ऑफर? यस यार, इंस्टॉलमेंट ऑफर मैं कर देता हूँ। अच्छा, कर देते हो? मेरे पास कुछ मेरे टीम मेंबर्स हैं जो कह रहे हैं यार आप सभी को इस तरह में, क्योंकि
यार एक चीज़ मुझे नज़र आ रही होती है कि अगर एक बंदे के अंदर सीखने की ड्राइव है ना तो वो पे कर भी देगा। इंस्टॉलमेंट हमें लोग पे करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में हैं जो महीने के कुछ पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ सीख रहे हैं, वो ज़्यादा खुशी है और उस चीज़ को कर रहे हैं। और प्लस उससे भी बड़ी एक चीज़ ये है कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, वो मानते हैं आपको कि हाँ भाई तुम सच में कोई चीज़ सिखा रहे हो। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि वो गालियाँ एटलीस्ट नहीं दे रहा मुझे, तो मैं उसके लिए फिर इतना तो फेवर कर सकता हूँ कि वो इंस्टॉलमेंट। नीश भी डिसाइड करते हो आप कि यार इस नीश पे काम करो? सर हमारी वेबसाइट के अंदर लोगों के लिए 11 या 1200 निशेस का पूरा प्रॉपर प्लान मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी नाइस। गूगल पे जाएगा एक बंदा, एमओक्यू ऑटोमेशन निशेस लिखेगा तो सबसे पहले वाले पेज पे ही नीश आइडियाज़ के नाम से एक वो है, उसको वो ओपन करेगा, उसके पास सारी नॉलेज आ जाएगी कि हमें कौन सी नीश पे जाना है, प्लस उस नीश का कॉम्पिटिटर चैनल कैसा है, उस नीश पे वो कॉम्पिटिटर काम कैसे कर रहा है, उसको क्लिक करके वो देख ले, सब हमने दिया। अच्छा, आप एल्गोरिथम पे वर्क करते हो? जो चीज़ आप कोर्स में सिखा रहे हो वो एल्गोरिथम को यार हम बेसिकली देखें, मेरा पर्सनली एक स्लोगन है, वी बिल्ड ब्रांड्स नॉट चैनल्स। ठीक है। हम यूट्यूब को चैनल की तरह नहीं, ब्रांड की तरह लेके चलते हैं। ठीक है। मेरा हमेशा से एक मोटिव रहा है कि मैं किसी भी नीश में कोई भी चैनल लेके चलता हूँ ना, चाहे वो मेरा हो या मेरे इन्वेस्टर का भी हो, जो हमारे पास पार्टनरशिप में चैनल्स रन होते हैं, हम उनको हमेशा से ब्रांड की तरह लेके चलें, शॉर्ट टर्म में लेके ना चलें, 2-3 महीने का गेम ना लेके चलें, एटलीस्ट वो एक ब्रांड बिल्ड हो, चाहे वो एनिमल का वो हो। और हम लोग पैसे सिर्फ मोनेटाइजेशन से भी नहीं बनाते, हमारे पास देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें मेंबरशिप्स का ऑप्शन है। मेंबरशिप्स फेसलेस में इतना वर्क नहीं करती, लेकिन ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स आपको काफ़ी मिल जाती हैं। शॉपिंग फीचर में आपके शॉपिफाई स्टोर्स कनेक्ट हो जाते हैं आपके चैनल्स के साथ, आपकी ट्रैफिक की हेल्प से। मोस्टली चैनल्स आपको यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे जो डीमोनेटाइज हैं, उनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे होते हैं, हाउ दे आर मेकिंग मनी। तो वो लोग जो पैसे बनाते हैं वो फिर ये शॉपिंग फीचर्स से बनाते हैं, ब्रांड स्पॉन्सरशिप इनको मिल रही होती है, क्योंकि ब्रांड को आपके मोनेटाइजेशन आपके रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। ब्रांड जस्ट वांट अ गुड व्यूअरशिप। और ब्रांड अब लॉन्ग वीडियोस से भी ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस पे आता है। एग्जैक्टली। क्योंकि ब्रांड बोलता है मुझे अपनी बात 1 मिनट की वीडियो के अंदर ही कंप्लीट करा देनी है। तुम 10 मिनट की वीडियो डालोगे, उसमें मेरा कंटेंट लोग देखें ना देखें, तो 1 मिनट की अगर आपका 1 मिनट का अगर आपका एक शॉर्ट है ना, तो 20 सेकंड की मेरी वीडियोस में ऐड कर दो और उसके पैसे मैं आपको 100, 150, 200 डॉलर जो आपके चार्जेस हैं वो आपको दूंगा। हमने काफ़ी स्पॉन्सरशिप्स कनेक्ट की हैं, खुद भी ब्रांड्स आते हैं, अप्रोच करते हैं। ब्रांड कनेक्ट का जो यूट्यूब पे फीचर है वो इसी चीज़ के लिए ही है कि यूट्यूब उसमें एक थर्ड पार्टी लाइक मिडल मैन होता है, ब्रांड को आपसे मिलवाता है, आप ब्रांड से मिलते हो, लाइक कनेक्टिंग होती है, बातचीत होती है, पैसे आते हैं, इस तरह काम होता है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, सोशल मीडिया सिर्फ यूट्यूब तो है नहीं, मतलब उसमें फेसबुक भी आता है, इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है और भी प्लेटफॉर्म है। तो आपका जो सपोर्ट है वो सिर्फ यूट्यूब तक है, आप सब को कवर करते हो? मतलब अगर एक बंदा है वो कह रहा है यार मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा हूँ और आपकी सपोर्ट चाहिए, आप तो उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी ज्वाइन किए हुए होंगे, तो आप सब पे सपोर्ट करते हो या सिर्फ यूट्यूब को ही देख रहे हो? देखिए मेरा टोटल काम, मुझे जो एक्सपीरियंस भी है वो यूट्यूब का है, जो टू बी एक ऑनेस्ट बात है। जिस चीज़ में मुझे इतना आइडिया नहीं है उस चीज़ में मैं घुसने की नहीं करता। बिल्कुल। कि मैं उसको बोल दूँ कि मैं तुम्हें हर चीज़ में हेल्प करूँगा, फिर मैं उस चीज़ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो उसके एक नज़र में मेरा मतलब वो बोले कि यार तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी, ऐसा काम नहीं। हाँ, मैं उसको ये ज़रूर कहता हूँ कि तुम अगर यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो फेसबुक और टिकटॉक भी स्टार्ट करो, वर्किंग तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, जो दूसरे लोग हैं फिर उनसे वो चीज़ें वो करो। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लोग जो है ना सोशल मीडिया को इस तरह से समझते हैं कि यार यूट्यूब मिल रहा है तो इसके साथ साथ जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी मिल जाएंगे और वो भी ग्रो हो जाएंगे साथ साथ। तो क्योंकि मैं ये बताना चाहता था ऑडियंस को कि वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर करते हैं काम और यूट्यूब एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है। फेसबुक और पे देखें सबसे मेन आपके पास क्या एक वो है ग्रुप शेयरिंग। फेसबुक पे आपके पास ग्रुप शेयरिंग आपने की, रीच आपको आ गई। टिकटॉक तो मैंने आपको जैसे कि बताया ना, खुद ही आपको व्यूअरशिप इतनी अच्छी दे देता है, आपको नहीं तो 1000, 2000, 5000 व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाते हैं यार एक नॉर्मल कंटेंट के अंदर भी। यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मेहनत है क्योंकि यूट्यूब पे कोई ग्रुप शेयरिंग मेथड नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लिंक्स प्रमोट करोगे तो वो लिंक्स प्रमोट पे आपको ज़रूरी है कि व्यू आएगा ही क्लिक करके। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है अच्छा पे आउट वाइज भी, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। फेसबुक और टिकटॉक पे फिर भी जल्दी सक्सेस मिल जाती है, यूट्यूब पे इतना आसान नहीं है। अच्छा, वैसे आप क्या गारंटी देते हो? मतलब ऑब्वियसली कि हर चीज़ की किसी चीज़ की गारंटी तो होती नहीं है, लेकिन आप अपने जो आपके साथ जुड़ते हैं, जो आपका कोर्स लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हो कि अगर सारी चीज़ें आपकी फॉलो करते हैं तो विद इन कितने टाइम पे वो अपना चैनल मोनेटाइज करने के बाद अच्छी एक पे स्केल पे जो मंथली $100 वो तक पहुंच सकता है, विद इन कितना टाइम? देखें हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर 100% नॉलेज दी गई है। सही है।
मैं पर्सनली मेरे कोर्स से भी ज़्यादा, जब ये सवाल मुझसे कोई पूछता है ना कोर्स लेने वाला भी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उस चीज़ को सीख तो लिया, अब आप कितनी हार्ड वर्क उसमें देते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप दिन का आधा घंटा दोगे और पूरा दिन आपने छोड़ दिया उस चैनल को, मैं ये नहीं कह रहा पूरा दिन दो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप एक बिज़नेस के अंदर आ रहे हो तो एटलीस्ट उसके अंदर रिसर्च पॉइंट अपना स्ट्रॉन्ग रखो, काम करो, उसमें मल्टीपल चीज़ें एग्जीक्यूट करो जो हमने सिखाई हैं। लोग क्या करते हैं, कोर्स चलो कंप्लीट हुआ भाई, यही चीज़ थी। कोर्स को लेने से पहले बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि कोर्स मिलेगा, कोर्स मिलेगा। जब कोर्स मिल जाता है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ये पेड कोर्स में होता है। Udemy में मैं भी कोर्सेज देखता था यार, $100 का कोर्स है, कब लूँगा कब लूँगा, उस वक्त पैसे नहीं होते थे। आज जैसे कि अब हम लोग आज अगर वो कोर्स लें तो हमें शायद आज वो एक्साइटमेंट नहीं होगी कि यार वो कोर्स तो आगे वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको देखने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। तो इसीलिए हमारे ग्रुप में क्या है कि हमने रिसोर्स ऐसा भी रखा हुआ है कि भाई हम खुद से जो है ना वो स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आपने कितना काम किया। हम पीछे पड़ रहे होते हैं स्टूडेंट क्योंकि कभी कभार ऐसा लोग बोल देते हैं वेश भाई यार आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं हमारा, हम कर लेंगे यार। तो कर लेंगे नहीं भाई, करना है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे केस स्टडी चाहिए, उसकी रिव्यू निकालना है मुझे। उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे क्या होगा कि मैंने आपको जो चीज़ सिखाई उसने आपने उससे सक्सेस निकाली। तो अगर हमारा कोई बंदा कोर्स ले रहा है तो वो विद इन 2 to 3 मंथ्स में अगर एक अच्छा प्रॉपर काम कर लेता है, एटलीस्ट यार वो $50-100 तो हिट कर सकता है मोनेटाइजेशन के बाद। विद इन 3 मंथ्स ईजिली कर सकता है। हमने शॉर्ट्स के इतने तरीके बता दिए हैं, म्यूज़िक कंपनी का इतना कुछ बता दिया कि यार $100 आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल है। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स में आपकी कोई एक सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो कि यार ये मेरा स्टूडेंट था, इसने मुझे ज्वाइन किया और अब वो ये है, तो इस तरह का कोई अगर कोई सक्सेस स्टोरी आपको याद हो किसी स्टूडेंट की? बहुत नहीं यार सक्सेस स्टोरीज। कोई बेस्ट जो आपको रहा हो कि यार ये बंदा सबसे बेस्ट था मेरे पास? या कभी कभी ऐसा भी होता है ना, अमूमन आपके पास आया हो और वो आपको लग रहा हो यार ये तो फारिग ही है, ये छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उसी नहीं, मतलब खोटा सिक्का ऊपर निकल गया। या सक्सेस स्टोरी देखें, $100-200 बनाने वाला तो बंदा नहीं ऊपर की एक सबसे बड़ी जो मेरी सक्सेस स्टोरी है वो $10,000 वाली है। ओके, मंथली और वो है भी कराची का, गुलशन में उसका ऑफिस है। अच्छा, ऑफिस और यूट्यूब ऑटोमेशन ऑफिस उसने खोल लिया है। ओके। और वो बहुत ज़्यादा चैनल्स अपने मैनेज कर रहा है और मुझे अभी भी इनविटेशन देता है, आप हमारा ऑफिस आएँ यार, ऑफिस आएँ, हमें मिलना है आपसे। मैं उससे मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन वो हमारा अच्छा वो मेरा पेड मेंबर बाद में हुआ, पहले उसने सारी चीज़ें मुझसे फ्री सीखी हैं। मेरे मोस्टली सक्सेस स्टोरी में ना लोगों ने मेरे फ्री चीज़ों से हेल्प ली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी वाली बात जो लर्नर मेरी मोस्टली सक्सेस स्टोरीज भाई फ्री वाले ही हैं, पेड वाले नहीं हैं। मैं ये भी क्यों कहूँ कि जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं वही सक्सेसफुल हुए हैं। मोस्टली लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सीख कर काम किया है। और बड़ी से बड़ी स्टोरी $8-10,000 की है। एक इंडियन बंदा है, उसके लिए अब $8,000 वहाँ पर, क्योंकि डॉलर रेट का वो है, और वो अभी भी यही कहता है कि यार मैंने आपसे ही चीज़ें सीख कर, अभी भी वो अपने मल्टीपल और चैनल भी मैनेज कर रहा है कि मैंने महीने का मैं $8,000 एक चैनल से निकाल लेता हूँ। तो इस तरह की हैं चीज़ें। अच्छा, कोई रिफंड पॉलिसी है? मतलब लाइक कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अमूमन हम लोग भी जब काम करते हैं ना, तो कोई एडिटर आता है मेरे पास, आता है यार इसमें भी आपके साथ सीखना है थोड़ा बहुत, मैं उनको बिठा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है विद इन टाइम कि यार इसको समझ नहीं आ रही, मैं टाइम तो उस पर लगा रहा हूँ लेकिन ये उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उस चीज़ को सीख। कुछ लोग पैसे दे के ज्वाइन कर लिया लेकिन वो उस लेवल पे आके सीख नहीं पाए, और आपको लगे कि हाँ यार इसके सर के ऊपर होती है, हर किसी की अपनी एक वो होती है, हर किसी के लर्निंग पावर होता है। हाँ, तो वो उसकी अगर लिमिटेशंस हैं तो आप लोग क्या रिफंड करते हो उनको कि यार देखिए, मेरा जो बैच 1 था ना, जो सबसे एक्सपेंसिव वाला चला था, उसमें मैंने कोई रिफ़ंड नहीं दिया था। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे आज तक उस बैच के किसी भी मेंबर ने आके ये नहीं बोला कि हमें रिफ़ंड चाहिए, क्योंकि दे नो वेरी वेल हम काम नहीं कर रहे हैं। समझ मैं आज भी उस ग्रुप में, इवन कि उस ग्रुप को ख़त्म हुए 2 महीने हो गए हैं, उस बैच को मैं आज भी उस ग्रुप में उंगली कर रहा होता हूँ, भाई क्या हुआ, कहाँ चैनल्स पहुँचे, क्या रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ। उसने अपना 100% दे दिया है मुझे। बैच 2 बैच 3 में हमारी फ़ीस कम हुई है, हमने उसमें 50% रिफ़ंड डाल दिया है। $100 26-27,000 बनते हैं, 28,000 इतने कुछ बनते हैं। हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फुल रिफ़ंड भी अगर कोई मांगता है हम उसको दे देंगे। $28,000 के लिए हम अपनी प्रोफाइलिंग से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम दे देंगे उसके। लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि मेरे कोर्स को लेने के बाद कोई बंदा मुझे आके, ये आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे रिफ़ंड चाहिए। वेरी नाइस। चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे बांग्लादेश से भी लोग हमें देखते हैं,
बांग्लादेश में भी काफ़ी, मुझे नहीं पता था यार, बांग्लादेश में भी हमारी वीडियोस काफ़ी चल रही होती हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, लड़के हमारे जितने ही, और बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं भाई, लाख लाख डॉलर भी निकालते हैं यार। ज़बरदस्त। तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है, शायद तुमने भी देखा हो, आपने भी देखा हो, इंस्टाग्राम पे ना एड्स आ रहे होते कि अभी आप हमें अपना चैनल दें, हम 4000 घंटे पूरे करें और मोनेटाइज, और कल आप अमीर, और ये और वो। इन लोगों को आप किस तरह से टैकल करते हैं? और जो लोग आपसे भी आके सवाल पूछते होंगे, यार मुझे तो वो 2000 रुपये में 4000 घंटे पूरे करके दे रहा है, इतने सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर दे रहा है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है नहीं है? लोगों ने बहुत पैसा लगाया उन चैनल्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर नहीं, उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। वो लोगों को तो नहीं पता ना इनका। बेसिकली वो कंपनी सेल कर रही है सॉफ्टवेयर्स को। अच्छा। मेरे पास भी एक वो आया था जब मैं स्टार्टिंग में था ना, 2021 की बात है, एक ऐड चल ही रहा होता था, वो ऐड आज भी चलता है। वो कंपनी बंद नहीं हुई, मुझे नहीं समझ आती, हालांकि वो कंपनी के बड़े नेगेटिव रिव्यूज़ भी थे। तो उसमें वो एक सॉफ्टवेयर सेल कर रही थी जिसमें आपको सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीजिंग हो जाएगी, आपके वॉचर्स भी इंक्रीजिंग हो जाएगी, सब हो रहा था। वो सॉफ्टवेयर वो लोग बेच रहे थे उस वक्त अराउंड 70,000 रुपीज़ का, 70,000 या 1 लाख रुपए का था यार। मैं उसके पीछे पड़ गया था कि मुझे सॉफ्टवेयर दे दो। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, 1 लाख रुपए उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ह्यूज अमाउंट है यार, ह्यूज अमाउंट भी है, और मुझे ऐसा लगता था वो वर्थ इट है। सही है, वो बेच रहे हैं, बड़े उनके रिव्यूज़ दिखा रहे थे। बाद में चीज़ें जब मुझे पता चली कि यार वो बॉट सब्सक्राइबर, जिसको बॉट सब्सक्राइबर कहते हैं, जो अननोन तरीक़ों से आते हैं, और वो कोई आपको फ़ायदा नहीं देते यूट्यूब पे कभी भी, बल्कि उल्टा चैनल का। और आज भी ये सवाल आ रहे होते हैं, हम वॉच टाइम इससे पूरा करवा लें, उससे पूरा करवा लें। मेरी उसको सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जिससे पूरा करवाना है करवा लो, सक्सेस नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो है ही 2 नंबर इलीगल तरीका, और जो काम इलीगल तरीके से आप स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। अच्छा, वो चैनल डेड हो जाते हैं? वो चैनल होते ही डेड है ना। अब आप एक कंटेंट डाल लो, 1000 सब्सक्राइबर आपका पूरा ही फेक है, तो आपको क्या व्यू मिलेंगे? मतलब वो मेरे कहने का मकसद है कि वो चैनल उठ सकता है बाद में जाके या नहीं, या वर्किंग डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। उठ भी जाते हैं 50% चांस होते हैं उठने के, 50% चांस बहुत सारे ना लोग कंसर्न रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि आप ये ना खरीदो, आपका चैनल रिकमेंडेशन में नहीं आता, व्हिच इज ट्रू। ऑब्वियसली सब्सक्राइबर फेक है तो रिकमेंडेशन भी नहीं, पहले मोनेटाइज हो जाते थे, अब नहीं होते। अब तो इलीगल वॉचर्स लगाकर नहीं होते। यूट्यूब ने बहुत सख्ती कर दी है, माइनस कर देता है वो, फिर मतलब चैनल उठ जाते हैं। हमने बॉट मोनेटाइज चैनल्स भी हमने ग्रो किए हैं। अच्छा। 1 साल लगा हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत जल्दी, 1 साल लेता है वो चैनल, लेकिन हो जाते हैं ग्रो, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। क्या यूट्यूब ऑटोमेशन आज भी, मतलब 2025 में आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल है, या इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? जैसे पहले जिस तरह की बहुत तेज़ी से आप लोग ग्रो कर रहे थे, क्या 2025 में भी पॉसिबल है, मतलब लोग आपको ज्वाइन करें और वो तेज़ी से ग्रो करें? अभी आपने एक चीज़ भी बताई विच इज़ वेरी ट्रू, और बड़ी मज़े की भी बात थी कि आपका अपना एक स्टूडेंट जो है वो अब एक एजेंसी खोल के बैठा हुआ है। राइट। तो ये एक मतलब ऑब्वियसली एक सक्सेस स्टोरी ये भी है कहना कि आपका स्टूडेंट अब वो ऑटोमेशन की एजेंसी चला रहा है। तो कॉम्पिटिशन बड़ा होगा ऑब्वियसली, चीज़ें 2030 में भी यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसे बन रहे होंगे। अच्छा। स्किल का इसमें मेन कमाल नहीं है, बंदे का कमाल होना चाहिए, बंदे के माइंडसेट का कमाल होना चाहिए। बंदा उस चीज़ में कितना तेज़ है, ये वो है कि उसने 2030 तक भी प्लानिंग क्या की हुई है। इस स्किल के अंदर मैं आज आ रहा हूँ। अब मैं 2020 पे जब स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था मैं 2025 में यहाँ बैठा पाऊँगा। या तो मैं फेल हो जाता या तो मैं सक्सेसफुल हो जाता उसमें, सही है ना। 2030 में भी पैसे तो बन रहे होंगे यूट्यूब से, यूट्यूब कहीं नहीं जा रहा। हाँ, पॉलिसीज़ वाइज वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, पॉलिसीज़ तो अभी भी स्टिल चेंज हो रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चेंज ज़रूर हो रही है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म अपने क्रिएटर के लिए आसानी भी कर रहा है। सही बात है। और इस वक्त अगर मैं बताऊँ ना तो फ्रेश चैनल्स को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल रही है एज़ कम्पेयर टू मोनेटाइज चैनल्स। जो ऑलरेडी ग्रो हुए हुए चैनल्स हैं ना, उनकी रीच थोड़ी डाउन हुई है, और जो फ्रेश आ रहा है, जो नया क्रिएटर आ रहा है, क्योंकि इस यूट्यूब को नए क्रिएटर को ज़्यादा स्पेस देना है, तो फ्रेश चैनल ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है। 2030 में आप कैसे कह सकते हो कि आप यूट्यूब पे अच्छे पैसे बना रहे होगे? उसमें आप एक चैनल पर डिपेंडेंट नहीं रहो, नंबर ऑफ़ चैनल्स बढ़ा दो, आपकी इनकम स्ट्रीम यूट्यूब पे ही ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे? आप सिर्फ मोनेटाइजेशन पे डिपेंडेंट ना हो जाओ, आपके पास मल्टीपल वेज का रिसोर्स है, तो आप अपने मल्टीपल चैनल्स भी चला सकते हो, अपनी टीम बड़ी करो, उस पर काम करो, सब चीज़ें पॉसिबल हैं यार, कोई कहीं नहीं जा रहा है, आप पे डिपेंड करता है। यूट्यूब ऑटोमेशन ये थोड़ी है कि 2025 एक आखिरी साल है जिसमें ख़त्म हो जाएगी, 27-28 में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक नॉर्मल एक छोटी सी बात है,
बेसिक्स क्या होने चाहिए आपको ज्वाइन करने से पहले या आपके पास आने से पहले? लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, या वो क्या क्या देख के आपकी वीडियोस देख के आए हैं, या उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें इंसान का बच्चा होना चाहिए जो कि समझदार हो, हाँ उसको पता हो कि यार हर वो चीज़ टाइम लेती है, शॉर्ट सक्सेस के ख्वाब देख कर नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम है ये भी। पेशेंस लेवल होना चाहिए, पेशेंस लेवल सर हर चीज़ में पेशेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि उसको ये एटलीस्ट पता हो कि मैं अगर इस बंदे से चीज़ सीखूंगा तो मुझे भी इसकी तरह ही टाइम देना है इसके अंदर। ये नहीं कि आज इसका कोर्स ले लिया फिर मैं अगले दिन से ही मिलियनर बन गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो मैं $1000 ले रहा होता मेरे कोर्स के कि भाई आज बात है। मैं फिर गारंटी दे रहा हूँ ना कि तुम नेक्स्ट डे से ही उसमें पैसे बनाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है। और ये जो हम पैसे भी अब चार्ज करना हमने स्टार्ट किए जैसे हमारी टाइमिंग है, क्योंकि मेरी इसमें ज़्यादा टाइमिंग्स लग रही हैं। हर बंदा आकर हमें ये कह रहा होता है मुझे सेशन दे दो, यार हमारे पास टाइमिंग की काफ़ी लिमिटेशंस हैं। हमें अपने इन्वेस्टर को भी रिप्लाई टाइमली देना पड़ता है, फिर हमें पास क्योंकि प्रॉपर टीम भी चल रही है तो उस पर चैनल्स भी हम मैनेज कर रहे हैं, वन टाइम कॉस्ट लेके भी हमारे चैनल्स चल रहे हैं काफ़ी, तो इस वजह से हमारे पास टाइम का काफ़ी वो है। और ये इन्वेस्टर का क्या सीन है? इन्वेस्टर का ये सीन है कि पार्टनरशिप में हम लोग चैनल रन करते हैं। जो बंदा पैसिव इनकम की तरफ आता है, ये चीज़ हमने स्टार्ट नहीं की थी, मैंने एक बार क्योंकि मेरे पुराने जो इन्वेस्टर थे, क्लाइंट थे, मैंने कंपनीज़ वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो एमओक्यू ऑटोमेशन से पहले मैंने 3 कंपनीज रन की हैं। ठीक है। एक ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट की थी, फिर मैंने उसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में शिफ्ट किया था, फिर मैंने सेम सोशल मीडिया एजेंसी रन की थी, इसके बाद मैं टोटली यहाँ पर आया। तो एमओक्यू ऑटोमेशन इज़ माई 4th कंपनी। ठीक है। तो ये 4th कंपनी से पहले के जो हमारे पुरानी जो मेरी कंपनीज थी जिसमें वेबसाइट्स में रन करता था, वहाँ के जो क्लाइंट थे उनको खाली एक बार मैंने एक पिच कर दिया था $1000 के अंदर कि ये आप $1000 मुझे दो और एक प्लान मेरे पास है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और अगर थे भी तो मैं लगा नहीं सकता था। जब आपके पास, मैं समझता हूँ आपके 5 लाख रुपए ना, तो आप $1000 नहीं लगाओगे कभी भी। एग्जैक्टली। आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 10,000 रुपये शायद लगा दो, 20,000 लगा दो, 50,000 रुपये लगाने में भी ना आप सोचोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो 5 लाख रुपये आपने कमाए कैसे, और ये रियलिटी बात है। सही बात है। तो उस वक्त मैंने खाली उसको ऐसे ही पिच कर दिया कि यार $1000 आप मुझे दो, और उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि उसके $1000 दे के मैं उसको कामयाब कर दूंगा या मतलब वो फेल हो जाएगा। हमने ऐसे ही उसकी जो $1000 की मेरे पास कॉस्ट आई थी, तो उसमें मैंने क्या किया था कि उसकी $1000 मैंने टोटली प्रोडक्शन में लगा दिए थे। फाइवर से मैंने देखा, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड बड़ा चलता था कि आप फाइवर से फ्रीलांसर्स को हायर करो और वीडियोस बनवाओ। आज भी आप देखेंगे तो लोग यही कहते हैं फाइवर अपवर्क पे जाओ, फ्रीलांसर्स को हायर करो और उनको पैसे अच्छे देकर आप चैनल पे डालो। लेकिन ये इतना वर्क नहीं करता कि एक $100 की वीडियो आपको नहीं पता कि वो क्या रिजल्ट देगी। एग्जैक्टली, वो $100 कमा के दे भी या ना दे। हाँ, $1000 में हमने समझ लें $50 हमें कॉस्ट आ रही थी। मैंने कुछ वीडियोस डाली, उसमें से 1-2 वीडियोस की वायरल हो गई थी। वहाँ से मुझे लगा कि यार इस चीज़ को, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह शेयर की कि यार ये चैनल मैंने $1000 से स्टार्ट लिया। इस तरह पार्टनरशिप का लोगों ने मुझसे खुद ही पूछना शुरू कर दिया, मुझे उसको आइडिया नहीं था। वहाँ से फिर ये सीन ऑन हुआ कि यार पार्टनरशिप में हम लोग जो है ना वो चैनल रन करें, और उसमें मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मेरे पास एक तो हर नीश का एक्सपीरियंस आ गया। सही है। मैंने हर वो इन्वेस्टर के साथ तकरीबन हर नीश पे ही काम कर लिया होगा, और वहाँ से मेरे भी पैसे बनना शुरू हो गए। 30-40% उसमें मेरा शेयर होता है। अच्छा। 70-60% उसका होता है। पैसा उसका ज़्यादा लगा होता है ऑब्वियसली। पैसा उसी का ही लगा हुआ होता है, काम आप कर, काम हमारा होता है, और उसकी भी वन टाइम कॉस्ट है, उसकी भी कोई मंथली कॉस्ट नहीं है। आपको पैसा दे के खामोशी से साइड पे साइड में वो बैठ जाए खामोशी से। सही है। हमारे एग्रीमेंट साइन वगैरह, हमारे एग्रीमेंट साइन वगैरह होते हैं। कर रहे हो? हाँ, नहीं, Agreement अकाउंट तो भी सब होता उसी का लगा हुआ होता है। नहीं ठीक है, हाँ वही मतलब, हाँ, उसके अकाउंट में पैसे गिर रहे हैं। ये भी सीन होते हैं कि पार्टनर्स हमारे साथ स्कैम करके चले जाते हैं, पैसे आपके अकाउंट में उतरे, हमें हमारा शेयर तो दो भाई, हम काम कैसे करें। अच्छा, मतलब फर्स्ट जो प्राइमरी पेमेंट होती है वो आपके पार्टनर के पास जाएगी, वो आपको शेयर ट्रांसफर नहीं, उसका अकाउंट लगा हुआ है ना सर, उसका बैंक अकाउंट लगा हुआ है ना, उसका बैंक इन्वेस्टर है उसका लगा हुआ है, उसका बैंक अकाउंट लगा हुआ है, सारी डिटेल भी उसी के पास है। शेयर नहीं दे रहा वो, शेयर नहीं दे रहा, उसने स्कैम कर दिया कि भाई, क्योंकि डॉलर देख के जो एक बंदा पहली बार डॉलर क्या क्या बात है, वो 1 महीने बाद तो आप जाहिर सी बात आपने कंटेंट डालना बंद कर दिया तो फिर वो चलेगा थोड़ी। ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना। हाँ, तो उनको लगता है 1 महीने में अमीर हो गए। हर बंदा ऐसा नहीं करता, बहुत कम ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो देखें, जो बंदा ये समझता है ना कि बिज़नेस में मुझे आगे निकलना है और $600-700 $800 खाली जस्ट फॉर एक ट्राई के लिए वो लगा रहा है, और उसको पता है कि मैं इसको स्केल कर सकता हूँ मल्टीपल चैनल्स की तरफ, वो बंदा खामोशी से देख रहा होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं,
और अपने पे आउट उसको मिल रहे होते हैं, वो एंजॉय करता है बस। यार मेरी नज़र में तो बेस्ट है कि ये तो बहुत अच्छी ऑफर है, इन्वेस्ट करो और बैठ के। सर ये पूरे पाकिस्तान में हमने ही स्टार्ट किया हुआ है इस वक्त, और अब मैं देख रहा हूँ कि लोग हमें देख देख के शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पार्टनरशिप सिनेरियोज और ये सब चीज़ें। हमने बीच में भी एक बहुत बड़ा पोर्टल लॉन्च किया था YTB के नाम से, सही है। पूरे उसमें बहुत अच्छा चला था मेरी कम्युनिटी में, बहुत इन्वेस्टर्स को हमने काफ़ी यूट्यूब से फ़ायदा दिया था। फिर मैंने उसको अनफॉर्चुनेटली बंद कर दिया क्योंकि मैं उसको एक तो मैनेज नहीं कर पा रहा था, प्लस उसमें जो चैनल्स लिस्ट हुए हुए थे वो चैनल्स टर्मिनेशन की तरफ जा रहे थे। ओके, क्रिप्टो में कैसे कॉइन लिस्ट हुए हुए होते हैं, हमारे उस पोर्टल में चैनल लिस्ट हुए हुए होते हैं। आपको $500 इन्वेस्ट करने हैं, आपने बोला ओवेस भाई मुझे YTB के अंदर $500 इन्वेस्ट करने हैं, मुझे मेरा प्रॉफिट पर मंथ बताओ। तो मैंने बोला 10 से 15% प्रॉफिट मिलेगा, यही $500 तुम्हारा उस चैनल पे लगेगा, उस चैनल पे जो कॉस्टिंग है वो हम सब मैनेज करेंगे। आपको आपका महीने का $50-60 मिल रहा है, आप खुश बैठे हो। अब आप और इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहे हो और बढ़ा रहे हो। मेरे पास इन्वेस्टर का नंबर बहुत बढ़ गया था, मैं उसको टू बी ऑनेस्ट मैनेज नहीं कर पा रहा था। टर्मिनेशन जैसे ही चैनल की हुई, बहुत से इन्वेस्टर्स को लॉस भी हुआ उसमें, मेरे भी पैसे लगे हुए थे, डूब गए। कुछ लोगों को मैंने उसमें रिफ़ंड दिया। इस तरह चीज़ें कर करके फिर वो प्लान हो गया। इसी के बाद एक क्रिएटर ने सेम यही हमारे जैसी चीज़ स्टार्ट कर दी और फिर इस तरह चीज़ें चल रही हैं। सही है, बस सही है। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और तेज़ी से AI बहुत तेज़ी से ग्रैब कर रहा है चीज़ों को, तो आप क्या समझते हो कि यूट्यूब ऑटोमेशन में AI कितना यूज़फुल है लोगों के लिए, और कौन से अब तो टूल्स बहुत हैं? ज़्यादा यूज़फुल हो गया है, क्योंकि अगर एक बंदा अभी भी आज के दौर में भी अगर सिर्फ मैनुअली चीज़ों को लेके चल रहा है कि उसने एक ऑफिस बनाया हुआ है और ऑफिस में वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बिठा दिया है, वीडियो एडिटर को बिठा रहा है, वीडियो एडिटर तो चलो फिर भी ठीक है, आपको चाहिए होगा, लेकिन और भी जो चीज़ें थंबनेल डिज़ाइनिंग के लिए वो प्रॉपर वो कर रहा है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि कुछ परसेंटेज उसको AI की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ने ये नहीं कहा कि आप 100% AI यूज़ ही नहीं कर सकते। यूज़ करो, 100% AI कंटेंट ना हो, क्योंकि वो इतना फिर आसान वो चीज़ हो जाती है और यूट्यूब उसको टोटली एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप कुछ टूल्स हैं, जैसे वहाँ से आपने थंबनेल की हेल्प ले ली, प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से आपने अच्छी स्क्रिप्टिंग लिख ली, और स्क्रिप्टिंग आपकी ह्यूमन बेस्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। AI भी है तो आप उसको रिफ्रेश कर दो, इस तरह करके टूल्स काफ़ी आ गए हैं जिससे आप शॉर्ट्स वगैरह बना सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, आप अपने क्लाइंट्स को थंबनेल वगैरह भी सजेस्ट करते हो या बनवा के भी देते हो? लाइक अगर कोई आपसे एडिटिंग की भी मतलब वो लेना चाहे ऑफर, या पार्टनरशिप में हमारे पास हर चीज़ है। हम पार्टनरशिप में नहीं, जो आपका कोर्स ले रहा है और उसके बाद वो कहते उसको तो हम उसमें सिखा रहे हैं ना सारी चीज़ें। अच्छा, सिखा रहे हैं ना, लेकिन कुछ होते हैं कि यार अपना अवेश भाई मुझे थंबनेल नहीं बनाना आता या मुझे डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा मैं वीक हूँ, हम हेल्प कर देते हैं उसको। हाँ। हम उसको बना के बता देते हैं कि अगर तुम्हारा थंबनेल उसमें वर्क नहीं कर रहा तो हम अपना थंबनेल देते हैं अपने डिज़ाइनर से बनवा के, अब इसको लगा के चेक करो सही है। क्या रिजल्ट आ रहा है। टाइटल्स में भी सजेशन वगैरह दे देते और हैं। हाँ, हो सकता है हमारे थंबनेल में भी रिजल्ट नहीं है, ये भी पॉसिबल है। हाँ, थंबनेल का तो कुछ पता नहीं हाँ, होता, पता नहीं होता, लेकिन हमारा थंबनेल कलर फॉर्मेट्स में, कहता हूँ कलर फॉर्मेट्स थंबनेल में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एग्जैक्टली, ये तो है। लोग जो गोले गंडे बना देते हैं ना, ये सबसे बड़ी एक वो है, ख़राब कर देती है इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसा। थंबनेल जितना सिंपल हो और उस मिस्टर बीस्ट के थंबनेल देखो आप, जैसे यार मिस्टर बीस्ट के बिल्कुल वो है, वो तो टैक्स यार होता ही उसका नहीं तो देखे ना, टैक्स नहीं होता, प्लस मिस्टर बीस्ट तो यार आप वो ऑलरेडी इतना बड़ा यूट्यूबर है, तो थंबनेल अब नहीं भी लगाया तो उसको व्यूज़ आएंगे। एग्जैक्टली, ये तो है। मैं एक फ्रेश चैनल की बात कर रहा हूँ। फ्रेश चैनल अगर एक मिलिट्री नीश पे स्टार्ट है या क्रिप्टो पे है, उस पर आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन पे जो कॉम्पिटिटर चैनल्स हैं, कलर फॉर्मेट्स क्या चल रहे हैं उनके, ये चीज़ें नहीं पता होंगी। आप गोला गंडा डालोगे, ग्रीन डाल दिया, ऊपर से ब्लू निकल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि थंबनेल आपका जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट इंप्रेशन है, और वो CTR आपका पूरा जो डिफाइन होता है वो आपके थंबनेल से ही होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही। ये और CTR नॉर्मली कितना होना चाहिए, कितने परसेंटेज पे होना चाहिए? 20 से 25% एवरेज 20-25%। अगर आपका CTR जो है ना वो 4 या 5% पर रुक रहा है, CTR भी अप एंड डाउन हो रहा होता है। आप जैसे थंबनेल चेंज करोगे अप एंड डाउन हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा जब भी कोई वीडियो प्लान करता हूँ तो उसके 3 थंबनेल्स हम रेडी करवाते हैं। एक वर्क नहीं करेगा हम दूसरा लगाएंगे, दूसरा नहीं करेगा हम तीसरा लगाएंगे, या A/B टेस्टिंग पे डाल देते हैं। A/B टेस्टिंग पे डाल दो, यूट्यूब आपको खुद बता देगा तीनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा। तो हमारा क्या होता है, अच्छा हम A/B टेस्टिंग की इतनी ज़्यादा भी हेल्प नहीं लेते, हम इस चीज़ को खुद से ट्राई कर रहे होते हैं। A/B टेस्टिंग में आपकी वो टेस्टिंग फेस कंप्लीट होता है तो जब तक वो वीडियो का यार वो वीडियो पुरानी भी हो जाती है ना, वो टेस्ट आपका कंप्लीट नहीं होता। ये चीज़ मैंने देखी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम तकरीबन 3 दिन के बाद एक थंबनेल चेंज करके देख लेते हैं कि उसमें क्या मिल रहा है। CTR अगर हमारा
3-4% पे भी खड़ा हुआ है तो 10-11 पे चले जाता है, इस तरह ऊपर अप एंड डाउन हो रही होती है सारी चीज़ें। ये कुछ थोड़े बेसिक्स हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, काम करना चाहिए। फंडामेंटल्स को समझने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ अगर समझ ली तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अच्छा अवेश, मुझे ये बताओ कि जैसे अभी आने वाले टाइम पे Web3 का एक बहुत रुझान, लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब, फेसबुक और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब नज़र नहीं आएंगे, ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। जैसे क्रिप्टो आ गया था तो क्रिप्टो की तरह एक Web3 भी आ रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स Web3 में जब शिफ्ट होंगे तो उनका सोलो प्लेटफॉर्म हुआ करेगा, ना यूट्यूब होगा ना फेसबुक होगा आने वाले टाइम पे। ऑब्वियसली 10-15 साल 20 साल की कहानी है ये, तो इसके बारे में आपका क्या मतलब, कुछ रिसर्च वगैरह करी है इस पे? 15-20 साल बाद ही देखेंगे उसको। ये बात भी है, लेकिन वैसे मैंने जहाँ तक इस पे रिसर्च की है कि ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाएगा, देखिए, ख़त्म नहीं उसका हो सकता। तरीका चेंज हो जाएगा थोड़ा, चीज़ें अपडेट्स हो जाएंगी। एक और चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ, यूट्यूब अभी पैसे ले रहा है एड्स से ना, CPM से पैसे ले रहा है, और वो अथॉरिटी है, वो आपकी जब चाहे वीडियो डीमोनेटाइज कर देगा, जब चाहे वीडियो आपकी वो पैसे आपको कम दे देगा, क्यों? यूट्यूब चला रहा है। हम क्रिएटर्स को वो फल नहीं मिल रहा जितनी मेहनत करें, क्योंकि यूट्यूब बैठे बैठे हमसे पैसे कमा रहा है ना, लाइक। तो जब वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो यूट्यूब के पास ऐड आना ख़त्म हो जाएंगे। वो हमारी अपनी मर्ज़ी होगी कि हम इसको मोनेटाइज करें या नहीं करें, कितने ऐड लगें। ऐड और हमारा जो कंपनीज होगी, जो ब्रांड्स होंगे, उनका और हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, फिर बीच में थर्ड पार्टी नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिसमें मैं वर्क भी कर रहा था, मैं मतलब रिसर्च भी कर रहा था। तो आने वाले टाइम पे शायद इस तरह का हो भी, मे भी शायद यूट्यूब ने एक नए नाम से इस चीज़ में मैं आपको बताता हूँ, देखें, यूट्यूब कहीं नहीं जाएगा, फेसबुक भी कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी। समझ गया। अच्छा, मैं हमेशा से मेरी एज के जो लोग हैं ना, उनको एक मशवरा देता हूँ, आपने किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना। हाँ, इफ़ यू आर मेकिंग $1,000 देन $500 जो है ना वो सेव कर लो। सेविंग करके क्या करना है कि उसको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना है। एग्जैक्टली। कल को यूट्यूब ख़त्म हो जाए ना तो आपको ये टेंशन एटलीस्ट ना हो कि अब मैं पैसे बनाऊंगा कहाँ से। आपके पास दूसरी रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो पैसा इतना बना रहे हो और उसी को खर्च कर रहे हो अपने ऊपर खर्च करना कोई मतलब मना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ सेविंग करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, आपको जहाँ लगता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो, जो आपको ठीक लगता है, आप किसी दूसरे ई-कॉमर्स बिजनेस में लगा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब ही करना है तो फिर सिर्फ यूट्यूब ही करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है अर्निंग के लिए। जो पैसे यहाँ से निकाल रहे हो वो मल्टीपल रिसोर्सेज पे लगाओ, जगहों पे लगाओ, और ताकि आपका एटलीस्ट एक दरवाज़ा बंद हो तो आपके दूसरे दरवाजे खुलेगा। एग्जैक्टली। ये सीन है। कौन सी नीश पे काम करना चाहिए जो आपको लगता है इस पे पोटेंशियल है और लोग इस पे हाथ नहीं रख रहे? सर, इसके लिए तो पैसे लेता हूँ। ये भी सही है ना, मतलब ये तो बड़ी टेक्निकल बात कर दी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी नीश है जो यार गेमिंग का क्या कहते हो आप? गेमिंग बहुत तेजी से, क्योंकि गेमिंग ट्रेडिशनल में सबसे फास्ट गोइंग नीश है, ट्रेडिशनल चैनल्स में, फेसलेस में नहीं है। फेसलेस, क्योंकि गेमिंग के अंदर बच्चा देखता Commentary गेमर को है, कमेंट्री स्टाइल होता है और नीचे बंदे की छोटे से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है, वो उस पर वो आता है देखकर। फेसलेस में वो क्या देखेगा? गेम चल रही होगी, बोर हो जाएगा वो, क्योंकि गेमिंग में थोड़ा सा फन कंटेंट ऐड ऑन होता है ना। इंडियन जितने भी गेमर्स हैं आप देखें उनको कितने व्यूअरशिप है, लाइव स्ट्रीमिंग बाकायदा कर रहे होते हैं, तो वो क्रिएटर उसमें जब तक खुद नहीं आएगा, मेन पावर उसकी फेस वैल्यू है। उसके फेस पे लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए कि वो गेम खेल इस तरह रहा है, कमेंट्री कर रहा है, गाली दे रहा है, इस तरह चलती हैं चीज़ें। मुझे लगता है कि किड्स चैनल भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। किड्स चैनल तो आपको अगर मैं बताऊँ तो आपका किड्स चैनल अगर चल जाए ना फेसलेस के अंदर, आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी। जो बात है वो आप उसमें व्यूअरशिप देखें। क्या बात। मेरे पास एक है पोएम चैनल, उस पर हाईएस्ट व्यूअरशिप ओवरऑल मेरे चैनल्स पे 500 मिलियन प्लस है किड्स कंटेंट चैनल पे, और वो कंटेंट कोई पाकिस्तान का है? पाकिस्तान का है। नहीं यार। अच्छा वो, हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की, वो यूएस बेस्ड नहीं है। हाँ, यूएस की ऑडियंस नहीं है उसमें, ये भी बता दूंगा। उर्दू है मतलब बेसिकली, उर्दू है। क्या बात है? नहीं उर्दू नहीं है, कंटेंट तो इंग्लिश है, लेकिन उसमें ऑडियंस पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ की है, यूएस की नहीं है। वो फिर भी अच्छे पैसे बना रहा है वो, क्योंकि व्यूअरशिप है ना, मिलियंस में व्यूअरशिप है। क्या आगे चल के ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब ये जो AI जनरेटेड कंटेंट है या इस तरह के फेसलेस
कंटेंट जो होंगे इनको डीमोनेटाइज कर दे, इस तरह का कुछ है? नहीं, इसमें यूट्यूब का फायदा है। डीमोनेटाइज क्यों करेगा? यूट्यूब ने खुद ही तो अलाउ किया है AI को। नहीं मतलब पॉलिसीज तो चेंज होती रहती है ना। आप जब तक यूट्यूब की पॉलिसीज के अंदर चलते रहोगे आपको यूट्यूब कुछ नहीं कहेगा। जहां आपने पॉलिसी को वायलेट किया यूट्यूब कहेगा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके चैनल को बंद कर देगा। हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, कोई हमने पॉलिसी वायलेट कर दी, कोई चीज़ हमने किसी और की उठा के डाल दी जो हम उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे। यूट्यूब के अंदर एक फेयर यूज़ पॉलिसी है जिसको हम EDSA कहते हैं। EDSA का मतलब होता है एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक। ये 4 टर्म्स हैं। आपका कंटेंट आपने फाइंड आउट करना है कि इन चारों टर्म्स के अंदर किस में रिलाय कर रहा है। एक तो एजुकेशन कंटेंट है। अगर आप किसी का कंटेंट उठाकर, जैसे यूट्यूब पे फिल्टर्स पे आप जाते हो, क्रिएटिव कॉमन का एक ऑप्शन होता है, वो कंटेंट आप जितना भी उठा के डालते हो ना उस पर आपको स्ट्राइक नहीं आती है, क्योंकि वो अलाउ कंटेंट है कि आप उठा के डाल सकते हो। वो फेयर यूज़ के अंदर आता है कि इसमें इस कंटेंट ने एक एजुकेशन प्रोवाइड की है या फिर इस चीज़ को ये डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइड कर रहा है, साइंटिफिक कोई काम हो रहा है या आर्टिस्टिक काम हो रहा है। वो सब चीज़ें जो हैं वो सब यूट्यूब ने अलाउ की हुई हैं फेयर यूज़ के अंदर। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी का कंटेंट उठा के डाल लो तो आपको सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आता है फेस, वो रीयूज़ कंटेंट का होता है। रीयूज़ कंटेंट में जब तक आपकी स्क्रिप्टिंग स्ट्रांग नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते, आप अपने चैनल को रिकवर कर ही नहीं सकते। और टर्मिनेशन में भी आपकी जब तक अपील स्ट्रांग नहीं होगी, अपील स्क्रिप्ट एक होती है, वो स्ट्रांग नहीं होगी, आपका चैनल कभी भी सस्पेंशन से बाहर नहीं निकलेगा। और अपील स्ट्रांग होने के बाद भी आपके कभी कभार चैनल्स नहीं खुलते क्योंकि आपने सच में उसमें कोई ऐसा काम किया हुआ होता है जो यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अलाउ नहीं कर रहा, वो मना कर रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा इसको। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, जाते जाते मुझे एक और चीज़ बताएं, सिर्फ यूट्यूब तक रहना है या फेसबुक टिकटॉक की तरफ भी मूड है, प्लान है, मॉक का, स्पेशली MOQ या मॉक? सर MOQ ग्रुप ऑफ कंपनीज बनने का इरादा कर रहे हैं अभी। तो आपका मतलब गोल है, कोई एक गोल है कि आपने 2025 या 26 के एंड तक ये अचीव करना? गोल यार हर इंसान की लाइफ में काफ़ी होते हैं। मेरा ये प्लान है कि जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि यूट्यूब पे तो मुझे सिर्फ नहीं रहना है। उसका रीज़न ये है कि यूट्यूब में एक चीज़ सेट कर ली है और एक्सपर्टीज़ मेरी इसी में ही है। खैर, और मैं आगे जाके ये नहीं कहूँगा कि मैं यूट्यूबर नहीं रहा, मैं ट्रेडिंग एक्सपर्ट हो गया हूँ तो आओ मेरे ज्वाइन कर लो। नहीं, फेसबुक जैसे फेसबुक पे भी मतलब ऑटोमेशन चल रही है, टिकटॉक पे भी ऑटोमेशन यार मुझे ये प्लेटफॉर्म रिलायबल नहीं लगते। अच्छा, इनका सबसे बड़ा मसला ये, हम लोग ट्राई कर चुके हैं काम। अच्छा, हमने काम किया है और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही हट गए, अभी भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा जितना भी कंटेंट है वो सब ओरिजिनल उसमें है। चीज़ें ये कि हम थोड़ा इसमें टाइमली आगे जाके फ्यूचर में काम करेंगे। अभी हमारे पास यूट्यूब पे ही इतना लोड है कि हम इस चीज़ से निकल ही नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता भी है कि यूट्यूब का कंटेंट सिर्फ यूट्यूब पे चलता है, फेसबुक का कंटेंट डिफरेंट है, वे ऑफ स्टाइल डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल है। ग्राफिक्स डिफरेंट है क्योंकि बिल्कुल है। 1920 1080 का फ्रेम नहीं चलता, उस पर फ्रेम डिफरेंट होता है, प्रोडक्शन मेन चीज़ मैटर करती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। टिकटॉक का एक वे ऑफ स्टाइल डिफरेंट है। अच्छा, आपने ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करी तो मतलब लाइक क्रिप्टो का भी प्लान है? नहीं, क्रिप्टो का नहीं। क्रिप्टो का प्लान ये है कि मैं क्रिप्टो का कर भी रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल करूँगा, उसको मैं पब्लिक में नहीं लाऊंगा, बेचूंगा नहीं क्योंकि मेरी क्रिप्टो में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं। ठीक है। और अगर होती भी तो भी मैं उसको नहीं बेचता क्योंकि मेरा वो काम नहीं है क्रिप्टो का। तो देन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब? अभी मेरी प्लानिंग है कि यार मुझे प्रोडक्शंस में आना है, हम कंपनीज लॉन्च करें आगे जाके, टूल कंपनीज जैसे हो गई, मुझे यूट्यूब के टूल्स लॉन्च करने हैं। ठीक है, उन पे आ जाऊँ मैं, जो क्रिएटर्स को हेल्प आउट करें उन पे हम सब्सक्रिप्शन मॉडल से पैसे बनाए। हाँ, ऐसे टूल्स हम बनाएं। और एक मैंने बनाया हुआ भी है अभी और हमने उसको लॉन्च नहीं किया है, वो रीयूज ट्रैकिंग टूल है, वो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया हुआ। उससे ये होगा कि वो टूल आप यूज़ करोगे, आपने अपनी वीडियो लगाई, वो टूल आपको ये बता देगा कि इस पर आपको रीयूज़ आएगा या नहीं आएगा। अगर आप किसी का कंटेंट उठा के भी डाल रहे हो ना तो वो आपको AI की हेल्प से एनालाइज करके बता देगा कि आपको इसमें रीयूज़ कंटेंट का क्लेम आएगा या नहीं आएगा। अगर वो आपको टूल कह रहा है कि आएगा तो पहले ही उसको पोस्ट करने से पहले ही अपने चैनल पे जो वीडियो आप डाल रहे हो या डालोगे उसको ठीक कर लो एडिटिंग से। और अगर वो टूल कह रहा है नहीं आएगा तो गो फॉर इट, डालो। तो इसके लिए फिर आपको यूट्यूब से बात करनी पड़ेगी। सर हमारी हर चीज़ रेडी है, यूट्यूब ने उस टूल को हमारा ओके कर दिया है। नहीं यार, हमने पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया है अभी तक उसको। वो लॉन्च नहीं किया है, उसका रीज़न ये है कि हम कुछ चीज़ों में रुके हुए हैं अभी भी। पेमेंट गेटवे दें क्योंकि हम उसको फ्री नहीं करना, उसको बेचना है हमें। उससे पैसे बनाने हैं का बड़ा मसला है भाई, पेमेंट गेटवेज का बड़ा। वो यूट्यूब ने, हमने पहले भी उसको टूल दिखाया था, वेबसाइट बना के दिखाई थी तो उसने वो रिजेक्ट कर दी थी। इट्स नॉट सीम लाइक प्रोफेशनल, उसने हमें यूँ बोल दिया था। फिर हमने उस पर और वर्किंग की, उस पर और पैसे लगाए, काम किया
और उसकी वर्किंग करके यूट्यूब को दिखाई। आज यूट्यूब, क्योंकि आप कोई गोरे क्रिएटर के पास भी चले जाओ, किसी के पास ये टूल नहीं पड़ा हुआ। नाइस यार, और ये पाकिस्तानी लड़का कर रहा है, देख रहे हो भाई। खैर, वेरी नाइस, इट वाज वेरी ग्रेट पॉडकास्ट मेरे हिसाब से। तो कुछ सिकंदर यार, मैं तो समझता हूँ कि सब कुछ ही कवर कर लिए, और अगर अब भी लोग इससे ना सीख पाए तो हम क्या कर सकते हैं। जो बात है। तो मेरे ख्याल मैं से आप लोग के पॉडकास्ट से एक जो है ना वो मोटिवेशनल मैसेज, आजकल मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूँ। नहीं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। स्पीकर से मुराद ये कि स्पेशली मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरी एज वाले लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा यार काम करें। क्योंकि मैं किसी को देख भी रहा होता हूँ ना, वो जैसे कि बहुत सी जगहें हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन किसी को देता हूँ कि यार मैं ये कर रहा हूँ, और कोई सामने वाला मुझे बोले यार हमारी भी हेल्प करो यार, हमें भी जैसे कि कोई अर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाए, तो मुझे भी ज़्यादा मेरा पुराना वाला फेस याद आ जाता है जिस चीज़ से हम गुजर चुके हैं। तो मैं जो हमारे मेरी एज वाले जो स्पेशली लोग हैं, 20 से 25 या 20 से 30 साल वाला जो एज ब्रैकेट है, उनको मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि भाई देखो, आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, आपने स्टार्ट लाजमी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या उसमें सब्र तो आपको हर चीज़ में करना पड़ेगा यार। आप हर चीज़ में आपको सब्र रखना है और तवक्कल रखना है अपने रब पे। जो बिल्कुल, कोई आपको उसमें साथ नहीं देगा। वेस करनी ने बड़ी बातें कर दी खाली, वो आपके घर आके आपको सिखाएगा नहीं वो चीज़। मैं क्यों रिलेट कर सकता हूँ इस बात को। मैंने आपसे याद है पॉडकास्ट के स्टार्ट में एक सवाल पूछा था कि फेलियर तो हुए होंगे, और उन फेलियर में ना, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मैं भी एक समझ लो एक काम कर रहा हूँ, चीज़ें चल रहा हूँ, और अभी मैं भी स्ट्रगल फेस पे हूँ। हर कोई स्ट्रगल फेस पे होता है। इंसान रोता भी है, तकलीफ भी उठाता है, परेशान भी होता है, डिप्रेशन का शिकार भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, प्रेशर भी होता है, और उस चक्कर में और गलतियां भी करता है। और तुमने एक्सपीरियंस की होंगी। ऐसे नहीं बैठे तुम कि यहाँ पे तुम एक चीज़ चला रहे हो, तुमने रगड़े खाए हैं तो तब जाके तुम। देखिए, इंसान को जब सक्सेस नहीं मिल रही होती ना उसकी इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद भी, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एग्जैक्टली। हमारे साथ यहाँ पर यही मसला है कि यार इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, मुझे सक्सेस ही नहीं मिल रही यार, और मैं क्या करूँ। ये चीज़ सबसे हार्ड टाइम होता है आपका। और आप बोल रहे हो मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिल रही यार, फिर मेरा क्या है। वो तो चीज़ देखें ऊपर वाले के हाथ में यार। वो तो उसने आप जो टाइम लिखा हुआ है उसी में आपको मिलेगी। इस चीज़ पे मेरा पता क्या बिलीव है बेस, मैं कहता हूँ कि यार अगर आपको नहीं मिल रहा ना, तो इट्स बेटर कि आप सब्र करो, क्योंकि अगर जितने आप रगड़े खा रहे हो ना, और जब आप कामयाब होगे ना, नहीं तो सर, इसमें भी मैं आपको रोकूंगा, ये भी आप गलत बात कर रहे हैं, सॉरी टू से। इसमें मैं आपको एक बात कहूँगा, जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि मैं 100% दे रहा हूँ और मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, आप वो 100% नहीं दे रहे अपना। एग्जैक्टली, ये बात है सर, वेरी गुड पॉइंट। आप 100% नहीं दे रहे, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं लैकिंग कर रहे हो। एक और चीज़ मतलब इसी में ऐड ऑन करूंगा कि अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिल रही ना, तो कभी कभी देर की सक्सेस भी अच्छी होती है, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस मैं कहता हूँ इंसान संभाल नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये वाली जो बात है ना, ये मैंने खुद भी सीखी है कि मुझे भी किसी ने कहा था कि तुम ये कह रहे हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तभी तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही। क्योंकि ऊपर वाले रब का वो है अपने बंदे से ये वादा कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। बिल्कुल। तो तुम मेहनत ही नहीं कर रहे ना उस तरह की, या तो तुम्हारे काम में नीयत सही नहीं है। हाँ। नीयत का सही होना बहुत ज़रूरी है। 100% आप मेहनत कर रहे हो, आपकी नीयत में कहीं ना कोई खोट है, तो वो चीज़ भी देखी जाती है उसमें। हाँ, लेकिन ये कि स्लोली आपको पता होता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ रुकी हुई है, तब मैंने अपनी ज़िंदगी में तो ये तजुर्बा किया है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, और सही मेहनत कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे साइंस मिल रहे होते हैं कि आप सही जा रहे हो। हाँ, ग्रोथ मिल रही है, छोटी छोटी ग्रोथ मिल रही है। मैं अगर प्रोफेशनल बात करूं कि यार मैं अगर किसी ऑफिस में हूं और मैं वहाँ अच्छा काम कर रहा हूं, और मैं वहाँ दिल से काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे डेफिनेटली वहाँ पे ग्रोथ मिल रही होगी। लेकिन अगर मुझे पता है मैं यहाँ पे 2 नंबरी कर रहा हूँ, काम सही नहीं कर रहा, और मतलब मैं इधर उधर लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे एंड में ग्रोथ भी चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है वो ग्रोथ नहीं होती। फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप वहाँ से थोड़ी तो सक्सेस ले लोगे, जो कि ऑफिस की कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर होता है, वो मिल जाती है अपलिफ्टिंग करके, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिविटी की तरह आपको वापस नीचे ले ही आएगी। मेहनत से जो चीज़ ऑफिस वाली बात से एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, बहुत से लोग जॉब कर रहे होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स और इन्हीं चीज़ों को देखकर, इन्हीं लोगों को, मुझे भी लोग देख के ऐसा सोचते होंगे कि जॉब से हटने की कर रहे होते हैं, क्या हमें अपना काम करना है, अपना काम करना है। अपना काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बट जॉब जो है उससे आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल।
आप साथ में काम ज़रूर करो जॉब के, लेकिन ये नहीं करना है कि जॉब छोड़ के मैं कोई दूसरे काम में आ जाऊँ, एक रिस्क ले रहे हो अपने ऊपर भी, क्योंकि आप फिर उसके भी निकल जाओगे। जो चीज़ आपके हाथ में है आप फिर उसको भी छोड़ के एक दूसरी तरफ आ रहे हो, उसमें आपको नहीं पता कि आप कब कामयाब होगे। साइड हसल होनी चाहिए, साइड हसल होनी चाहिए, पैसिव इनकम हर इंसान को चाहिए। और आजकल के जो हालात हुए हुए हैं यार, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आपके लिए ये बहुत है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपनी लाइफ में जो फैसले कर रहे हैं उसे सोच समझ के करना है, ये ज़रूरी है बहुत। खैर, एक्सपीरियंस विद इंसाइक्लोमीडिया हब, आप आए यहाँ बैठे पॉडकास्ट को, सर मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नहीं भाई नहीं लिटरली, तो आपने मैं आते साथ लिटरली बोला कह था। रहा हूँ, मैं फ़ैन हूँ आपका। मैं आपसे जब एंटर हुआ तो भी मैंने आपको कहा बिग फैन। हाँ। और मेरा ये मानना है कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों का पूरा चैनल गो थ्रू किया है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं बताऊंगा भी आप लोगों को, जो आप लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है। और आप लोग के पॉडकास्ट से जो लोग आप लोग को देखते हैं, और हर एज ब्रैकेट का ही बंदा देखता होगा, क्योंकि आप लोग की वीडियोस भी हर जगह है माशाल्लाह। हाँ, कोई एक ऐसा होता है कि कोई पॉडकास्ट मिलियन मार देता, कोई नहीं भी मारता। तो सर मिलियन मारना इज नॉट जरूरी, एग्जैक्टली इज नॉट नेसेसरी। आपकी चीज, बात आपकी जिस तक पहुंच रही है वो आपकी बात पे अमल कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ज़रूरी है। तो मैंने खुद भी आप लोगों के काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, आके मैंने आपको बताया भी जो गेस्ट रिसेंट में आप लोग के पास आए हैं, तो मुझे माशाल्लाह अच्छा लगा। और चीज़ें मुझे उन पॉडकास्ट से भी बहुत कुछ सीखने को मिली। पॉडकास्ट इंसान देखता ही इसीलिए क्योंकि मैं भी जब जॉब कर रहा होता था मेरे टाइम्स में, तो मैं हमेशा से लैपटॉप पे काम करते करते हैंड फ्री मेरा लगाओ और मैं कोई ना कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूँ किसी बड़े आदमी का। तो उससे क्या है कि आपको उसके एक्सपीरियंस से भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और यकीन में मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमने पॉडकास्ट किया है वो लोग देख कर भी बहुत सी चीज़ें सीख रहे होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मेरी दुआएं हैं, पूरी एमओ की ऑटोमेशन टीम की दुआएं हैं आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया सर। हमारी भी आपको कहीं पर भी कोई हेल्प चाहिए हो, वी आर हाजिर। आपको भी अगर कोई हेल्प चाहिए हो, क्योंकि हम मतलब तो बहुत हेल्प चाहिए, हम अभी देखें उसके बाद कितनी हेल्प लेते हैं आपसे। नहीं सर, हाजिर, क्योंकि आपका थोड़ा सा रास्ता लगे, मेरा थोड़ा सा रास्ता लगे, पर हम लोग कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो यार मिलवाने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, और इंसान जब मिलता है तो उसके फिर रास्ते बनते रहते हैं। बिल्कुल, रास्ते निकल जाते हैं। बड़ा मज़ा आया अवैस, थैंक यू। और मैं ऑडियंस से भी ये बात बोलूँगा कि आप लोग थोड़ी सी अगर मेहनत करो, थोड़ी सी स्ट्रगल करो, एफर्ट करो और अपने काम के साथ मुखलिस रहो, तो आप भी अवैस की तरह अपना एक ब्रांड, अपनी चीज़ें लॉन्च कर सकते हो। और अगर अब आप अवैस के चैनल को ज्वाइन भी करते हो और उनके साथ पार्टनर भी बनते हो या उनका कोर्स भी लेते हो, तो आप अपनी कंपनी भी रन कर सकते हो। अगर आप सीख लो, सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। चीज़ें बहुत सारी आप इनके बिना भी सीख के कर सकते हो, पर इनकी कुछ जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएंगी कि आप अगर इनके कोर्सेज लेते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो कि ज़रूरी है, सीखना चाहिए, लेकिन मेहनत आपने खुद करनी है। कोई उंगली पकड़ के आपको नहीं बताएगा चीज़ें, आपको बेसिक्स बता देगा, आपको समझा देगा, आपको गाइड कर देगा, इवन आपको बता भी देगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन एक्सपेरिमेंट चीज़ें करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, आप भी कामयाब हो जाओगे। पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना। ऐसा नहीं हो कि एक दिन में अगर सक्सेस आपको लगता है कि एक दिन में मिल जाए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सक्सेस एक लॉन्ग टर्म चीज़ है जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मिलती है। और कंसिस्टेंट रहो, ये जो काम आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें हों, तो आप उसमें कंसिस्टेंट रहोगे तो चीज़ें चलती हैं। खैर अवैस, वंस अगेन थैंक यू, मज़ा आया बहुत। माय प्लेजर सर। अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माजरत। वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर। बहुत मज़ा आया, बड़ा मज़े का पॉडकास्ट हुआ, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। खैर मैं तो 2-3 बार देखूंगा, एडिट भी करता हूँ, फिर उसके बाद 1-2 दफ़ा रिव्यू भी करता हूँ, तो फिर सुनेंगे, फिर और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।